ओके। तो एचसीआई का जो फाइनल की डिस्कशन हो रही थी, आप लोगों ने शायद देखा ही होगा, वो जो बैच जीसीज वगैरह गूगल क्लासरूम्स वगैरह में फिर रही हैं पोस्ट। ये बेसिकली जो इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर हैं, ये उनकी तरफ से हैं। उन्होंने अपनी क्लास में अनाउंस किया हुआ है कि डियर एचसीआई स्टूडेंट्स, प्लीज डू सम प्रैक्टिस ऑफ स्केचिंग डिफरेंट कॉमन इंटरफेसेस एंड कॉमन यूआई कंट्रोल्स। उसके अलावा एक और पोस्ट में उन्होंने कहा हुआ है कि ना एमसीक्यूज आएंगे, ना फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, बल्कि खाली 4 क्वेश्चंस होंगे बड़े से, उनके मल्टीपल पार्ट्स होंगे, और टोटल 70 मार्क्स का पेपर होएगा। और जो कंटेंट है, उसके अंदर आपकी असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह भी इंक्लूडेड है। ठीक है। तो आपके प्रोजेक्ट के बारे में भी सवाल आ सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली लाइक वो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, उतना उसके कुछ मुश्किल नहीं है, मुफ्त के मार्क्स ही होंगे अगर आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पूछना। खैर, कोइंसिडेंटली अगर आप देखो ना, तो 4 ही CLOs हैं। तो मेरा जो पर्सनल गेस है वो यही है कि हर CLO के लिए एक क्वेश्चन इन्होंने बना लिया, और उसकी मल्टीपल पार्ट्स हैं उनके। तो आपको पता ही है, वो पेपरों में काफ़ी बार लिखा होता है ये CLO 1 की वजह से आया हुआ सवाल वगैरह। तो अगर ये चीज़ सही है, तो ज़्यादा चांस यही है कि आपको एक पहले क्वेश्चन में आ जाएगा कि गुड और बैड यूआई के अंदर जो आपके पास आ जाती हैं। क्या नाम है अपना, सबसे पहले तो वो है ना कि यूज़ेबिलिटी क्राइटेरिया। हमने यूज़ेबिलिटी के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी। तो उस तरह की चीज़ें, नेविगेशन डिज़ाइन के बारे में आ सकता है। तो जो आपने थ्योरी पढ़ी थी ना मिड 1 मिड 2 के लिए, यहाँ पे उसके बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये बस होगा कि लाइक नेविगेशन डिज़ाइन के अंदर ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट होती है वगैरह, इस तरह की चीज़ें। आ, उसके अलावा एनालाइज एंड क्रिटिक इंटरफेसेस। तो यहाँ पे मेरा गेस ये है कि आपको कोई यूआई वगैरह दे दी होगी, या कोई केस स्टडी दी होगी, टेक्स्ट वॉल होएगी, और आपने उस टेक्स्ट वॉल की बेसिस के ऊपर आपने बताना होगा, कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना होगा कि आप इसको किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, आप इसके अंदर क्या मसले हैं वगैरह। उसके अलावा एवेल्यूएशन के अंदर 90% चांस तो यही है कि KLM गॉम्स वगैरह ही कुछ आ जाए। तो वो तो समझ लो वैसे पक्का ही है। ठीक है। वो आएगा ही, मल्टी पार्ट क्वेश्चन है, तो इस CLO से कुछ तो आना ही है, स्पेशली क्योंकि मिड 2 के बाद ये पढ़े। तो ये तो पक्का ही है कि जो KLM गॉम्स की हम बात करेंगे वो आना। उसके अलावा डिज़ाइन एंड डेवलप यूज़र इंटरफेसेस। तो ये जो मिड 2 का जो आखिरी क्वेश्चन था ना, मेरा ख्याल है कि उसी तरह का कुछ होगा कि आपने पर्सोनास डेवलप करने हैं, उन पर्सोनास के लिए सिनेरियोज डिफाइन करने हैं, और सिनेरियो की बेसिस के ऊपर आपने स्टोरी बोर्ड्स बना लिए, स्टोरी बोर्ड्स के बाद आपने यूआई बना दी वगैरह। आ, उस तरह का कुछ आ सकता। तो ये सारा कुछ दिमाग में रखते हुए पूरे कोर्स का एक एक बार हाई लेवल समरी करते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। हमने सबसे पहले सेशनल 1 के कंटेंट के अंदर बात की थी कि वो ह्यूमन परसेप्शन के बारे में कुछ फॉर्मलिज्म्स थे। उसके अंदर जो कॉग्निशन वाला चैप्टर था, उसके अंदर गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन और एग्जीक्यूशन के बारे में बात थी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा कंप्यूटर इंटरफेसेस का एक चैप्टर था कि क्या एवोल्यूशन रही है, क्या लिमिटेशंस हैं, डायरेक्ट मैनिपुलेशन क्या होती है, CLI क्या होती है वगैरह वगैरह। चूँकि MCQs वगैरह कट गए, मेरा नहीं ख्याल है इसमें से कुछ खास आएगा। उसके अलावा इंटरेक्शंस के बारे में था कि इंटरेक्शंस जो होती हैं, या इंटरफेसेस जो होते हैं, उनको थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, अगर उसको उसके बारे में थ्योरी जो है सारे, उसके अंदर नॉर्मन्स मॉडल ऑफ इंटरेक्शन, नॉर्मन्स एवेल्यूएशन, एग्जीक्यूशन साइकिल, अबाउट बेली फ्रेमवर्क, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और फाइनली फिर इंटरेक्शन डिज़ाइन की प्रोसेस क्या है ओवरऑल। ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने पढ़ा था सेशनल 1 के अंदर। और इसमें से मेरा ख्याल है ज़्यादा जो लाइक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं कि ये जो इंटरैक्शन के फॉर्मलिज़म्स हैं, इनकी थ्योरी थोड़ी सी, और जो ह्यूमन कॉग्निशन वाला हिस्सा था। इंटरैक्शन डिज़ाइन आगे पूरा मिड 2 उसी के ऊपर है। मिड 2 के अंदर यही था कि पूरी डिज़ाइन प्रोसेस क्या होती है, नेविगेशन डिज़ाइन क्या होता है, कंसेप्चुअल डिज़ाइन क्या होता है, यूज़ेबिलिटी और UX गोल्स क्या होते हैं। अब मेरी पर्सनल पता नहीं क्या कहूँ, गेस ये आई गेस कह लो कि यूजेबिलिटी और यूएक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि अगर आपने एनालाइज और क्रिटिक करनी है, आपको वो वाले सारे बजवर्ड्स पता होने चाहिए कि ओ ये अपना फलाना यूजेबिलिटी गोल मिस कर रही है, ये अपना फलाना यूएक्स गोल मिस कर रही है। उसके अलावा वो जो ह्यूरिस्टिक्स हैं, जो गोल्डन रूल्स हैं, श्नाइडरमैन्स 8 गोल्डन रूल्स, नॉर्मन्स 8 नॉर्मन्स पता नहीं कितने थे,
वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आगे जाके फिर जो मिड के बाद हुए सारे जो अब जो नया कंटेंट है हमारे लिए, वो है इवैल्यूएशन के बारे में। तो और साथ एंड पे यूनिवर्सल डिज़ाइन। एक और भी टॉपिक कोर्स वो क्या नाम है, कोर्स आउटलाइन में लिखा हुआ है लेकिन पढ़ाया नहीं था हमें, तो मेरा नहीं ख्याल है वो आएगा। वो था डिज़ाइन थिंकिंग के नाम से। किताब वो कोर्स आउटलाइन के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये एक्चुअली एसी की जो किताब बनती है ना, प्रेसमैन वाली, अगर मैं यहाँ से निकालूँ टेक्स्ट बुक्स में से, वो कह रहे थे कि HCI बुक 4 मतलब एसी की बुक 1 जो है, उसमें है डिज़ाइन थिंकिंग का टॉपिक। लेकिन मैंने जब कोर्स इसके जो टेबल ऑफ कंटेंट्स देखा, तो इसके अंदर मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया इतना। मतलब डिज़ाइन के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, पूरा पूरा सेक्शन है। ये डिज़ाइन एवेल्यूएशन के बारे में भी है, यूजेबिलिटी के बारे में भी है, इस किताब में भी। लेकिन कोई मतलब मुझे लेबल टॉपिक नहीं नज़र आया डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में। तो मेरा नहीं ख्याल है इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें तो हमने नहीं कवर किया हुआ इस तरह का कुछ भी। एंड आई थिंक मैंने जब भी बाद में गूगल वगैरह किया है, जो क्या नाम है, नॉर्मन नील्सन वगैरह ग्रुप की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर देखा है, तो उनके अंदर भी कुछ खास इतना मिला नहीं है। वो थोड़ी सी ज़्यादा याप थी, और सारा कुछ जो पढ़ा हुआ है वही चीज़ बस एक डिफरेंट तरीके से बताई गई। तो आई डोंट थिंक उसकी वो एक कंसर्न है। कोर्स आउटलाइन में लिखा हुआ था लेकिन कवर नहीं हुआ आई थिंक। अच्छा, तो जहाँ तक प्रोजेक्ट की बात है, प्रोजेक्ट के हमारे ये फेजेस थे, यूज़र स्टडी थी, लो फिडेलिटी डिज़ाइन थी और हाई फिडेलिटी डिज़ाइन थे। तो जहाँ तक उनकी बात थी कि प्रोजेक्ट के हवाले से आ सकता है, क्या ही आ जाएगा, वो ये कहेंगे अपनी प्रोजेक्ट की किसी चीज़ का वायरफ्रेम बनाओ, पता नहीं। अपने हो सकता है कि अगर आपको तंग करने के मूड में हो, कि अपने प्रोजेक्ट के किसी पर्सोना के या सिनेरियो के बारे में थोड़ा सा बताएं, और बताएं वो उस पर्सोना के बारे में क्या बताता है। तो आई गेस इस तरह की चीज़ एक बार देख लेना। अब मज़े की बात ये है कि हम सबको पता है कि किसी ने वैलिडेट नहीं करना। तो अगर आपने पहले जीपीटी स्लॉप भी जमा कराया था, कोई नहीं पता था, ऑन द स्पॉट पर्सोना बना लो अपने प्रोजेक्ट के लिए, और बस उसके लिए जो उस सवाल के लिए ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए वो कर लो। ये एक चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर हम बड़ी जल्दी से ना बस ये सारा कंटेंट जल्दी से गुजारे, फिर नए कंटेंट पे आए, ठीक है। तो सेशनल 1 का जो कंटेंट था, सेशनल 1 के कंटेंट के अंदर यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, इंटरफेस डिज़ाइन, सॉरी इंटरेक्शन डिज़ाइन और यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन की बात करता था। हम कह रहे थे कि HCI जो है ना, उसके अंदर हम यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसको आप डायरेक्टली डिज़ाइन नहीं कर सकते, बल्कि उसकी जगह आप इंटरेक्शंस को डिज़ाइन करते हो, जो आपके यूज़र एक्सपीरियंस को इन्फॉर्म करते हैं कि जिस तरह की इंटरेक्शन होगी उसी तरह का यूज़र एक्सपीरियंस होगा। तो इंटरेक्शन डिज़ाइन के मल्टीपल तरीके हैं, तो उनमें से एक यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन है, कुछ एक्टिविटी सेंट्रिक भी हो सकते हैं, जीनियस डिज़ाइन वगैरह भी हमने देखा था, वो डैन साफर की जो 4 टाइप्स थे। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं HCI के बारे में। आगे ये जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की बात की थी चैप्टर 1 के अंदर, किताब के अंदर, ये मोस्टली वही बातें हैं जो रूल्स वगैरह के अंदर भी हम देख चुके हैं। इसके अंदर बस एक ही वर्ड है, अफोर्डेंसेस, उसको पता होना चाहिए आपको कि इफ़ अ बटन लुक्स क्लिकेबल, इट शुड बी क्लिकेबल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा जो द ह्यूमन वाला चैप्टर था, उसके अंदर तो कुछ इतना ख़ास था नहीं, कि लाइक कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। आपको पता है कि इंपॉर्टेंट मैसेजेस रेड में शो करने होते हैं, ब्लू में कभी भी नहीं करने होते, क्योंकि ब्लू की विजुअल एक्यूटी सबसे कम होती है। उसके अलावा लोग कलर ब्लाइंडेड होते हैं, कलर ब्लाइंड भी होते हैं। तो इसके अंदर कुछ इतना खास नहीं था। रीडिंग के बारे में था, सैकेड्स एंड फिक्सेशंस, ये भी इतना मैटर नहीं करता। ज़्यादा जो मैटर करती थी बातें वो ये थी कि आप मतलब सेंसिबल फॉन्ट्स यूज़ करो, आप फिक्सेशंस अगर इंड्यूस कर रहे हो तो पर्पसफुली करो, कि अगर कोई बंदा ये ना हो कि आपने कोई बहुत ही मुश्किल सा वर्ड इस्तेमाल कर लिया जिसके ऊपर जो उनको आता नहीं है, तो उनकी नज़र उसके ऊपर रुक गई, उनको समझ नहीं आई। पैटर्न रिकग्निशन की जगह वो अब प्रोसेसिंग के अंदर लग गए और उनको सोचना पड़ रहा है। तो अगर उनको सोचना पड़ा, तो क्या ये आपके गोल्स के साथ अलाइन करता है? क्या इस मौके पे इसको रुक के सोचना चाहिए? इस तरह की कुछ बातें हैं। उसके अलावा कॉन्ट्रास्ट की बातें हैं, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट की बातें हैं, कि आप वाइट स्पेस जानबूझ के लाइक पर्पसफुली यूज़ करो। आपको पता हो कि कितनी पैडिंग डाली है, क्यों डाली है, उसका पर्पस क्या है, विजुअल हायरार्की होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो आगे नॉन विजुअल मोडालिटीज़ के अंदर बात थी कि हेयरिंग और टच भी अच्छी चीज़ें हैं यार, वो भी इस्तेमाल कर लो। आगे मेमोरी की बातें थी, तो मेमोरी के अंदर उन्होंने कुछ बातें बताई हुई थी, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ये इतना मैटर नहीं करता। तो
रिकॉल वर्सेस रिकग्निशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि आप जब मेमोरी रिट्रीवल कर रहे होते हो तो रिकॉल एफर्टफुल होती है, रिकग्निशन बस फ्लो में चलता जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यूज़र कम से कम सोचे, टाइप शर्ट इस तरह की चीज़ है। आगे थिंकिंग के बारे में बताते हैं कि डिडक्शन अबडक्शन इंडक्शन, कि अगर आपके पास कोई अनफेमिलियर किस्म की यूआई आ गई एक बंदे के सामने, तो वो उसकी जो बेसिक रीजनिंग स्किल्स हैं वो सिमुलेट करके आप सोच लो कि क्या होगा, कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं। एरर्स की टाइप्स कुछ इन्होंने क्लासीफाई की हुई हैं, स्लिप्स और मिस्टेक्स। ये हवाई बातें हैं, मतलब ये इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होंगी, क्योंकि आप कभी भी इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं बना रहे होगे, या इतनी अनफेमिलियर किस्म की वेबसाइट नहीं आप डिज़ाइन कर रहे होगे जिसके अंदर हो पता नहीं यार ये तो मैं कभी यूज़ ही नहीं किया इस तरह का सिस्टम। जहाँ तक कॉग्निशन की बात है, कॉग्निशन के कुछ मॉडल्स थे, नॉर्मन्स कॉग्निशन मॉडल और कानेमन्स कॉग्निशन मॉडल। ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, इसके अंदर एक्सपीरियंशियल और रिफ्लेक्टिव था, इसके अंदर फास्लो था। इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, ये नहीं मैटर करता इतना। अ, लेकिन इस चैप्टर में जो चीज़ मैटर करती है, अच्छा ये तो कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस दी हुई है ना उन्होंने कि मल्टीटास्किंग बैड, तो ये आप इस तरह की चीज़ें लिख सकते हो वो क्रिटिक वगैरह वाले सवाल में, कि फास्टर कॉग्निशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कॉग्निटिव फ्रेमवर्क्स का टॉपिक, तो कॉग्निटिव फ्रेमवर्क्स का टॉपिक जो था उसके अंदर मेंटल मॉडल्स की हम बात कर रहे थे, गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन और एवेल्यूएशन की बात कर रहे थे। तो एट दिस पॉइंट सबको गल्फ ऑफ एवेल्यूएशन और एग्जीक्यूशन को तो पता ही है, नहीं पता तो सामने लिखा हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है। तो आगे कुछ और बातें हैं इसी के बारे में, ये वाले इतने मैटर नहीं करते, ये वाले कॉग्निशन मॉडल्स, कॉग्निशन फ्रेमवर्क्स वगैरह जो भी है। तो ज़्यादा मैटर ये पहले दो चीज़ें ही करती थी कि यूज़र के मेंटल मॉडल को समझना है आपने, अपना मेंटल मॉडल सही से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। तो ये टेक अवेज हैं इसके, कि आपने बैकग्राउंड इन्फो कंप्लीट देनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले बंदे क्या किस हेड स्पेस में है। क्लियर इजी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, अफोर्डेंसेस, वही वाली बात है, ठीक है। तो उसके बाद कंप्यूटर का चैप्टर था, यहाँ पे वो था इंटरफेसेस की टाइप्स, कुछ हार्डवेयर लिमिटेशंस वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें, एवोल्यूशन ऑफ इंटरफेसेस वगैरह वगैरह, वो कुछ नहीं इतना इंपॉर्टेंट। आगे इंटरफेसेस था, इसके अंदर भी थोड़ी सी वही बात की हुई थी, फिर वेब की बात की हुई थी, मल्टीमीडिया की बात की हुई थी। तो अगेन ये चीज़ें हमें पता है सारी, इसके अंदर कुछ इतना है नहीं इंपॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट है क्या, मिड वन के कंटेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है, ठीक है। और उसके बाद जो अगला ये चैप्टर आने वाला है, इंटरैक्शन, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर अब हम बात करते हैं नॉर्मन्स मॉडल ऑफ इंटरैक्शन के। तो नॉर्मन्स मॉडल ऑफ इंटरैक्शन क्या है, आपको पता ही है कि आपके पास कोई भी इंटरैक्शन हो, आप उसको फॉर्मली स्टेप्स में तोड़ देते हो, ठीक है। कि अच्छा यूज़र ने इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन इनपुट की ताकि उसका ये गोल अचीव हो सके वगैरह। तो उसका गोल क्या था, उसने फिर इंटेंशन क्या अच्छा, गोल और इंटेंशन के बीच में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो एक गोल को अचीव करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, जो तरीका आप इंटेंड कर रहे हो ना यूज़ करना उस गोल को अचीव करने के लिए, वो आपकी इंटेंशन है। तो इसकी एग्जांपल पहले भी दी गई थी, वो ये थी कि आपको ज़्यादा इजी ये है कि लाइक फाइंड मनी फॉर ग्रोसरीज, ठीक है। अपने वॉलेट से निकाल लो, एटीएम से निकाल लो, काफ़ी आपके पास ऑप्शन था। तो आप या फिर इस तरह से कर लो, ये आपका है, ठीक है। ओवरऑल गोल ये है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए आपकी इंटेंशन ये हो सकती है कि आप एटीएम में जाके पहले अपना कार्ड डालो और उसके बाद फिर उसमें से पैसा निकाल निकाल लो और उसकी बेसिस के ऊपर उससे पेमेंट कर लो। तो इस इंटेंशन को अचीव करने के लिए या फिर इसको बेहतर यही था कि मनी फॉर ठीक है। तो इस तरह से सीक्वेंसेस को एग्जीक्यूट कर दिया, फिर जो रिस्पॉन्स आया उसकी परसेप्शन देखी, इंटरप्रिटेशन देखी, कि यूज़र ने परसीव किया कैसे किया, उसकी आंखों में ये वाला हिस्सा आया, ये वाला हिस्सा अब्स्ट्रक्ट हो गया, ये वाला हिस्सा पढ़ा नहीं गया क्योंकि ये वाली चीज़ के फ़ॉन्ट थोड़ा बारीक था, ये परसेप्शन में आ जाता है। इंटरप्रिटेशन में आ जाता है कि उसने समझा क्या उसके उस इनपुट को देख के, उस आउटपुट को देख के, उसके लिए इनपुट है ऑब्वियसली। तो आगे इवेल्युएट सिस्टम स्टेट, तो उसने क्या मतलब निकाला फिर इसका,
तो ये कुछ बातें थे, ये इसके लिए एक याद रखने का तरीका है। मेरा नहीं ख्याल है इतना, वैसे तो वैसे ही याद हो गया वह। तो गोल होगा, इंटेंशन होगी, सीक्वेंस होगी, एग्जीक्यूट करना, फिर आपने सिस्टम स्टेट को देखना, ठीक है। तो आगे नॉर्मन्स एग्जीक्यूशन एवेल्यूशन साइकिल है, वो काइंड ऑफ इस मॉडल को ही आप समझ लो कि ये मॉडल है, वही चीज़ है, ठीक है। कि सारी इंटरैक्शंस ना एक लूप में चल रही होती हैं, ठीक है। आप कुछ करते हो, सिस्टम आउटपुट देता है, आप फिर कुछ और करते हो, और ये होता रहता है लिटरली, बस ये उसने कहा था, पता नहीं क्यों हम इसको देख रहे हैं। तो इसी चीज़ को थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा ब्रेक डाउन करके बता दिया था अबाउट बेली ने, और ये हमारे मिड वन के अंदर वो शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में आया था, ठीक है। तो इंटरैक्शन एनालिसिस के अंदर आप ये टूल्स इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आगे एर्गोनॉमिक्स का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कुछ क्रिटिक करना, आपने कुछ डिज़ाइन करना है, तो आप बता सकते हो कि आपकी डिसीजन मेकिंग किस चीज़ की बेसिस पे थी, और उनमें से एक काफ़ी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट जो आप यूज़ कर सकते हो वो एर्गोनॉमिक्स है, ठीक है। तो एर्गोनॉमिक्स खाली ये नहीं होता कि आपके पास फिज़िकल सेफ्टी वगैरह, बल्कि काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट्स की बात हो सकती है, ह्यूमन एस्पेक्ट्स की बात है। डिज़ाइन, आपका जो डिज़ाइन हो गया है उसके एक इंसान जो रेगुलरली इस्तेमाल करे उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, बॉडी पे, माइंड पे वगैरह। तो सबसे पहली जो सिंपल बात है फिज़िकल है, वो ये है कि आपके ये ना हो कि कोई इस तरह का सिस्टम है जिससे ओवर टाइम ज़्यादा यूज़ करो तो अगले बंदे की हेल्थ को नुकसान होना शुरू हो जाए। तो अगर आपके पास कोई मशीन ऐसी, आप हार्डवेयर के लिहाज से ज़्यादा ही बात की जाती है कि आपकी लाइक आपकी वो उन्होंने कोई इस तरह का केमिकल ना इस्तेमाल किया हो जिससे आपको उंगलियों पे लग जाए, आहिस्ता आहिस्ता वो रेडिएशन हो, जो मर्जी। तो लेकिन आप वेब के लिहाज से भी देख सकते हो, सीजर्स वगैरह के लिहाज से, कि ज़्यादा फ्लैशिंग लाइट्स वगैरह ना हो, क्योंकि वो सेफ़ नहीं होगा कुछ लोगों के लिए। उसके अलावा कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स है और ऑर्गेनाइजेशनल है, एनवायरमेंटल है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना हमारे लिए, वो फिजिकल और कॉग्निटिव ही हैं, इन दोनों को भूल जाओ। तो जो आपके पास कॉग्निटिव की बात है, वो पहले यहाँ पे देख लेना है। तो कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स ये है कि उसके उस दिमाग में परेशानी ना हो, टाइप शट बेसिकली, ठीक है। तो अब ये चीज़ें अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप लेआउट अपनी वेबसाइट का ऐसे बनाओ, अपने जो भी आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन है या हार्डवेयर एप्लीकेशन है, जो भी है, एप्लीकेशन, हार्डवेयर मशीन, जो भी है, जो भी आपने सिस्टम डेवलप किया, उसका लेआउट इस तरह से हो कि मिनिमल बॉडी मूवमेंट के साथ वो ज़्यादा से एक्सेसिबल हो, ठीक है। उसके अलावा कंट्रोल्स लॉजिकली ग्रुप टुगेदर हो ताकि कम, अगेन मिनिमल बॉडी मूवमेंट, ठीक है। उसके अलावा क्रिटिकल डिस्प्लेस आई लेवल पे होने चाहिए हमेशा, ये ना हो कि किसी कोने पे छुपे हुए हैं ताकि नज़र ही ना आए। उसके अलावा की बाइंड सेपरेशन है, कि जो बड़े डिफरेंट किस्म के एक्शंस है, येस और नो, उनके बटन्स दोनों बिल्कुल साथ नहीं होने चाहिए कि कंफ्यूजन में गलती से साथ फैट फिंगर होके दब जाए, ठीक है। आ, तो सेपरेशन वगैरह की बातें हैं। तो अब आप कहोगे कि की बाइंड सेपरेशन किस तरह से एर्गोनॉमिक्स में आती है। तो बेसिकली लाइक ये आप कॉग्निटिव के अंदर डाल लो, लूजली स्पीकिंग, ठीक है। कि हम बेसिकली एक कंफर्टेबल सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसका लूजली मतलब ये है, ठीक है। तो उसके लिए आप अगर ये हार्डवेयर वाला पॉइंट ऑफ व्यू, फिर से वही एनवायरमेंटल एर्गोनॉमिक्स की बात हो रही है, कि जिस एनवायरनमेंट में आपका सिस्टम है उसके बारे में क्या होना चाहिए, ये इतना मैटर नहीं करता हमारे लिए, क्योंकि हम यूजुअली सॉफ्टवेयर की बात कर रहे होते हैं। तो कंसिडरेशंस फॉर हेल्थ इश्यूज, ये वही वाली बातें हैं फिजिकल वाली, कि फिजिकल पोजीशन, टेम्परेचर, लाइटिंग, नॉइज, स्क्रीन टाइम, कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स एंड कलर चॉइस, ठीक है। ये इतनी मैटर नहीं करती, काइंड BS बातें हैं। आगे है इंटरेक्शन डिज़ाइन। तो हमने इंटरेक्शंस को फॉर्मली स्टडी करना सीख लिया, लेकिन हमने बनानी नहीं सीखी, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे बनाई जाती हैं उसकी बात हो रही है। तो डबल डायमंड ऑफ डिज़ाइन है कि आप सबसे पहले डिस्कवर करते हो प्रॉब्लम स्पेस को, फिर आप डिफाइन करते हो कि आपने क्या बनाना है, आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो आपके पास रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हो गई होती है, फिर आप रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग से आप एक SRS पे कन्वर्ट कर जाते हो। उस SRS की बेसिस के ऊपर आप एक डिज़ाइन के लिए ऑल्टरनेटिव्स बनाना शुरू करते हो। उन ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करने करने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट करते हो एक सोल्यूशन के ऊपर। तो ये डबल डायमंड है।
अब डांस हैवर्स 4 डिज़ाइन अप्रोचेस हमने पहले यूज़र सेंट्रिक की बात कर ली है, और भी होते हैं, सिस्टम डिज़ाइन होता है और एक्टिविटी सेंट्रिक डिज़ाइन होता है। तो सिस्टम सेंट्रिक होगा जो कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड है, कि किस ब्रॉडर सिस्टम के अंदर ये सब सिस्टम प्लेस हो रहा है, उसके लिहाज से उन लिमिटेशंस के लिहाज से डिज़ाइन की प्रायोरिटी होती है। उसके अलावा आपके पास कोई और, अब उसने मैंने पहले भी ये बात की थी मिड टू की वीडियो में था, या मिड वन की, सॉरी, कि बेसिकली ये जो है, ये वो बंदा भी एडमिट करता है कि यूजुअली आप इन सब का मिक्सचर ही कर रहे होते हैं। ये बस एक ब्रॉड लेवल बातें हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, तो आप प्रायोरिटी वन में प्लेस कर सकते हो सिस्टम डिज़ाइन, सेकंड में आप एक्टिविटी सेंट्रिक, और थर्ड पे आप यूज़र सेंट्रिक, या फिर आप कर सकते हो सबसे ऊपर जीनियस डिज़ाइन, थोड़ा सा यूज़र सेंट्रिक, और थोड़ा सा एक्टिविटी सेंट्रिक। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको बस पता होना चाहिए कि आप डिज़ाइन कर रहे हो, कि आप फॉर्मली आप क्या डिसीजंस ले रहे हो, जो आप बिना जाने ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली ले क्या रहे हो, कि सारा कुछ एक्सप्लिसिट होना चाहिए वैसे। ठीक है, उसके अलावा यूज़र इन्वॉल्वमेंट की बात है, कि एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट के मसले आ जाते हैं जब यूज़र्स इन्वॉल्व होते हैं। ओनरशिप के का फ़ायदा हो सकता है। तो उसके अलावा मैंने मसले बोला था, क्योंकि वो ये है ना, ये वाली चीज़, लेयर्स लेवल के प्रेशर टू शिप अर्ली वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना मैटर नहीं करता। यूज़र इन्वॉल्वमेंट मुझे किसी सी एल ओ में इतना गौर से नज़र नहीं आ रहा था, तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स। आई मीन यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन तो काइंडा मैटर्स। खैर, ये सारा था मिड वन तक। अब मिड टू के अंदर ना हम इधर से ही शुरू करते हैं, कि 4 बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरफेस डिज़ाइन। तो ये उसी चैप्टर को, ये दोनों में है, ये मिड वन में भी मिड टू में भी। कि आपके पास कौन सी बेसिक एक्टिविटीज़ है इंटरफेस डिज़ाइन के लिए। तो सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स डिस्कवर करते हो, ऑल्टरनेटिव्स डिज़ाइन करते हो। उन ऑल्टरनेटिव्स को फिर आप एक्सप्रेस करते हो किसी फॉर्म में, चाहे आप कागज़ के ऊपर ड्रॉ करके दिखा देते हो, या आप फिग्मा पे बना लेते हो। फिर आप उसको उसके और ऑल्टरनेटिव्स निकालते हो, कि ओके, अगर मैं ये चीज़ ये किस तरह से कर दूँ, और आहिस्ता आहिस्ता आपका डिज़ाइन इवॉल्व करता जाता है, और एंड पे जाके जब आपके पास एक फाइनल प्रोडक्ट आ जाती है, वो इवैल्यूएशन के लिए जाती है। इवैल्यूएशन होती है, तो आपको फिर नई रिक्वायरमेंट्स पता चल जाती है, कि अच्छा ये मसले आ रहे हैं, तो उसके लिहाज से फिर ऑल्टरनेटिव्स निकलते हैं, और ब्ला 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 ब्ला, इस तरह से सीन है। तो ये एक इटरेटिव अप्रोच है। तो मसला क्या आता है, मसला ये आता है कि काफ़ी बार आपको ये क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है, कि आपके यूज़र्स कौन है, आपकी नीड्स क्या हैं यूज़र्स की। उसके अलावा अगर आप क्रिएटिव नहीं हो, तो अल्टरनेटिव डिज़ाइन कैसे बनाने हैं। उसके अलावा चूजिंग का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। उसके अलावा सबसे बड़ा जो मसला किताब के अंदर स्ट्रेस किया गया, वो ये है कि आपके पास लाइक 2-2 हफ्ते के स्प्रिंट्स होते हैं। उसके अंदर अगर आप पूरी यूज़र रिसर्च करने बैठो, आपको तो कुछ मिलना ही नहीं, तब तक उन्होंने शिप भी कर दिया होगा सॉफ्टवेयर। तो रियलिस्टिकली देखा जाए, तो टाइम टू मार्केट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि आपने बस जल्दी-जल्दी हर 2 हफ्तों के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट में कोई इंक्रीमेंट करना है, आपने एक नई फीचर डालनी है। डेवलपर्स तो ये कर रहे होंगे, तो जो यूआई वाले जो बैठे हुए हैं, यूआई यूएक्स वाले बैठे हैं, उनका ये मसला होगा कि उनको टाइम ज़्यादा लग जाएगा ट्रेडिशनल वर्कफ्लोज के साथ, कि अगर वो पूरी यूज़र रिसर्च करने बैठे हैं, जैसे फॉर्मल तरीका है, तो तब तक फीचरशिप भी हो गई होनी है। ठीक है, जितना टाइम खाली इसमें लगना, तो उसके हल कुछ बताए गए हैं, कि गूगल के पास डिज़ाइन स्प्रिंट्स की भी एक चीज़ है, कि आप ये एक हफ्ते के अंदर पूरे डिज़ाइन के आप बहुत ज़्यादा तेज़ कर लेते हो। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, वो मैं इधर ही बता दूँ, ताकि मुझे बाद में ना बतानी पड़े। अम, ये एक फ्यूचर चैप्टर के अंदर भी बात हुई हुई है, कि एक लिंक था, उसके अंदर एजाइल यूएक्स की बात की हुई थी, कि हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स की तरफ हमें चाहिए, सारा कुछ होता ही है। हमें लोगों के गोल्स और एटीट्यूड्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन जो कन्वीनियंट है ना, वो खाली इसका एक छोटा सा सेक्शन है, जो अपर राइट वाला है। बकाया सब में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ट्रेडिशनली हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और ये वाली जो बकाया वाली चीज़ें हैं, जो इन डेप्थ इंटरव्यूज़ वगैरह हैं, ये बस शुरू शुरू में ही होते हैं, वरना बाद में साथ साथ नहीं हो पाता। क्योंकि तब लिमिटेशन ज़्यादा होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो बस उसकी एक्सप्लेनेशन इसकी हाइड हुई हुई हैं, तो आगे चलता हूँ।
तो मिड टू के अंदर जो हमने बात की थी वो की थी डेटा। अब इसी चीज़ को हमने खोल के देखना शुरू कर दिया था। हमें ओवरऑल हाई लेवल प्रोसेस पता चल गया, अब इसके अंदर देखना हर बबल के अंदर हो क्या रहा होता है। तो डिस्कवरिंग रिक्वायरमेंट्स और डेटा गैदरिंग ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंतहाई सिंपल हैं और आपने पहले भी दूसरे कोर्सेज में भी देख लिया मैं। तो इसमें कुछ इतना ख़ास है नहीं कि लाइक वो आपके पास ऑप्शंस क्या डेटा गैदरिंग के लिए। उसके बाद एथिकल कंसर्न्स क्या आते हैं, उनकी बेसिस के ऊपर आपको रिक्वायरमेंट्स कैसे निकालनी है। कुछ और एक्स्ट्रा किताबी बातें हैं जो इतनी कोर्स के अंदर डिस्कस नहीं हुई थी, बस स्लाइड्स में डली हुई थी और सर ने जल्दी जल्दी से आगे गुजारी थी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आनी है। आ, ये एक चीज़ है कि अब अगर आपने रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्रेस करना है तो वो किस तरह से करोगे। तो रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए ना जो एक ट्रेडिशनल फ्लो है, ठीक है, वो ये है कि आप सबसे पहले डेटा गैदरिंग करते हो, फिर आप करते हो यूज़र मॉडलिंग। यूज़र मॉडलिंग क्या है कि आप यूजर्स को अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड करते हो, ठीक है। एक समझ लो एसक्यूएल टेबल्स में डाल दिया आप, सही है। अ, उसके बाद आपने उसकी बेसिस के ऊपर ट्रेंड्स एनालिसिस करना है, क्लस्टरिंग कर लो, के मींस क्लस्टरिंग लगा लो, फिर हायरार्किकल एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग कर लो। और मैं मजाक नहीं कर रहा, लोग ही कर सकते हो। अच्छा, तो उस इसकी बेसिस पे आप यूज़र प्रोफाइलिंग कर लो। उसके अलावा पर्सोनाज हैं, पर्सोनाज और सिनेरियोज, ठीक है। तो पर्सोनाज आपको पता ही है कि एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है एक ग्रुप की, ठीक है, जिसको हम एक एंथ्रोपोमॉर्फाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। उसके अलावा सिनेरियोज हैं। सिनेरियोज के अंदर ये है कि आप उस हाइपोथेटिकल पर्सोना की के मसलों को किस तरह से आपका सिस्टम सॉल्व कर सकता है उसके बारे में सोचते हैं। तो ये बस इतना ही है। जो दरमियान में कुछ चीज़ें थी वो इसकी एग्जांपल्स हैं। वो मिड टू में हमने पहले काफ़ी डिटेल में देख ली हुई है कि पर्सोना होते क्या हैं। जॉन पोर्क, सिनियर्ड लिमिटेड मेंशन्ड, भाई इनसेन। अच्छा, खैर, अच्छा जी, डिज़ाइनिंग सही। तो आगे जो है वो है प्रोटोटाइपिंग कैसे होती है, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग, हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइपिंग, क्या फ़र्क है। ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। स्टोरी बोर्ड्स क्या होते हैं, स्टोरी बोर्ड्स क्या होते हैं, कौन सी किस्में हैं। उसके अलावा वाई फ्रेम्स क्या होते हैं, वाई फ्रेम्स के अंदर हम अचीव क्या करना चाह रहे होते हैं, ये चीज़ें हमें पता है। कंसेप्चुअल डिज़ाइन का एक टॉपिक है, ये काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है। ये यही है कि पहले भी बात हो चुकी है, जो शॉपिंग कार्ट का आइडिया है विंडोज़ के अंदर फोल्डर्स और फाइल्स का है, ये एक फिजिकल रियलिटी की मैपिंग है बेसिकली। कि आपके पास रियल रियलिटी में भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आपने एक मैपिंग क्रिएट कर दी है अपने सिस्टम के एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ के साथ रियल लाइफ एंटिटीज़ के बीच में, ठीक है। तो इंटरफेस टाइप्स, ये सारा कुछ कवर हो चुका है पहले, तो बस जल्दी से गुजारते जाते हैं। आर्टिफैक्ट्स ऑफ कंसेप्चुअल डिज़ाइन, ठीक है। तो इसके अंदर डिज़ाइन मैप, यूज़र जर्नी मैप, एक्सपीरियंस मैप। तो यूज़र जर्नी मैप ये होता है, ये किताब में ही मिला था, सर ने नहीं दिखाया हुआ था। किताब में वो एन एन ग्रुप से मिला था सारा कुछ। वैसे मैंने रियलाइज़ किया एन एन ग्रुप से ही आता है, नॉर्मन नेल्सन ग्रुप। उसके अलावा ये है एक्सपीरियंस मैप, व्हील रिप्रेजेंटेशन और टाइमलाइन रिप्रेजेंटेशन। आई डोंट थिंक ये मैटर करते हैं इतना, सर ने एम्फोसाइज किया था ये बड़ा मैटर करता है, बट आई डोंट थिंक ये मैटर करता। आगे है कंस्ट्रक्शन, और ये बस एक समरी है कि डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। ये हमने चलो डिज़ाइन बनाने भी सीख लिया। ये अब दूसरी किताब का पर्सपेक्टिव है उसी चीज़ के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने कुछ और चीज़ों को हाईलाइट किया। वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इधर वो नेविगेशन डिज़ाइन है, ये देखने वाली चीज़ है। आ, ये एक स्लाइड समझ आ गया आपको, ये पूरा टॉपिक समझ आ गया, और आई थिंक आपको पता ही होगा, क्विज भी हो चुका है इसके ऊपर। नोइंग वेयर यू आर, नोइंग व्हाट यू कैन डू, नोइंग वेयर यू आर गोइंग, नोइंग वेयर यू हैव बीन, ठीक है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं कि आप ब्रेड क्रम्स डाल देते होते हो ताकि आपको उससे मल्टीपल पर्पसेस अचीव हो जाते हैं। कि आपको ये भी पता चल जाता है कि वेयर यू आर, आपको थोड़ा सा ये भी पता चलता है वेयर यू हैव बीन लूजली, ठीक है। कि आप अच्छा उधर से इधर आए हो, उसके उधर से इधर आए हो। ज़रूरी नहीं होता कि आप उसी फ्लो से, कभी कभी आप जंप अराउंड भी कर सकते हो, इसलिए ज़्यादातर ये वेयर यू आर में आता है।
इसी तरह स्टेप इंडिकेटर्स हैं, तो ये भी आपको काइंड ऑफ यही बता रहे हैं। उसके अलावा स्क्रीन डिज़ाइन एंड लेआउट्स हैं, ठीक है। टूल टिप्स, डिसेबल्ड आइकॉन्स वगैरह, ये हाँ सारी बातें हो चुकी हैं। स्क्रीन डिज़ाइन एंड लेआउट के अंदर वो कॉलम्स वगैरह वाली बात है, लीडर्स की बात है, और अल्टरनेटिव और साथ लाइक ग्रुपिंग, वाइट स्पेस, इस तरह की चीज़ें। आगे है विजुअल हायरार्की वगैरह की बातें, स्क्रीन डिज़ाइन एंड लेआउट, ऑर्डरिंग, नेस्टिंग, डेकोरेशन, अफोर्डेंसेस और टेबल्स। तो ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट बातें थी वो नेविगेशनल डिज़ाइन के 4 गोल्डन रूल्स हैं, ये भी नॉर्मन के हैं बाय द वे। अच्छा, उसके बाद डिज़ाइन रूल्स। तो डिज़ाइन रूल्स के अंदर हमने 3 चीज़ें देखी थी। एक चीज़ होती है स्टैंडर्ड्स, एक चीज़ होती है प्रिंसिपल्स, एक चीज़ होती है गाइडलाइंस। स्टैंडर्ड्स होते हैं जो लीगली इन्फोर्स्ड हैं। प्रिंसिपल्स होते हैं जो कोई इन्फोर्स नहीं कर रहा, बस लाइक लाइक जो जनरल बॉडी ऑफ नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली अच्छी चीज़ है। और गाइडलाइंस दरमियान की थोड़ी सी चीज़ है, ठीक है, कि दे विल फायर यू इफ़ यू डोंट डू दिस, ठीक है। तो काइंड ऑफ पावर है इन आइडियाज़ में। अच्छा, तो यूजेबिलिटी होती क्या है? और ठीक है इसमें, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब इनमें आने से पहले कि डिज़ाइन रूल्स वगैरह की जो डिफरेंट चीज़ें हैं कि फलाने के रूल्स, फलाने के रूल्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं फिर से एम्फेसाइज करना चाहूँगा, जो मैं मिट्टू में भी काफ़ी डिटेल में बताया था। यूजेबिलिटी और यूएक्स, ठीक है, ये दोनों बहुत सेंट्रल चीज़ें हैं एचसीआई के लिए। इसका लाजमी का क्वेश्चन आएगा। तो यूजेबिलिटी होती क्या? तो ये ISO 9241 के की डेफिनेशन के मुताबिक, द एक्सटेंट टू विच अ सिस्टम, प्रोडक्ट और सर्विस कैन बी यूज्ड बाय स्पेसिफाइड यूजर्स टू अचीव स्पेसिफाइड गोल्स विद इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड सेटिस्फैक्शन। तो 3 चीज़ें गौर की हैं, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो अब इन्होंने ना यूजेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए जो जनरल प्रिंसिपल्स ले आउट किए हैं इन चीज़ों को अचीव करने के लिए, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और सेटिस्फैक्शन। तो एक है लर्नेबिलिटी, ठीक है, एक है फ्लेक्सिबिलिटी और एक है रोबस्टनेस। रोबस्टनेस काइंड ऑफ आप कह लो इफेक्टिवनेस से रिलेटेड है, फ्लेक्सिबिलिटी सेटिस्फैक्शन से लगा लो, और एफिशिएंसी में भी डाल दो वैसे उसको। और लर्नेबिलिटी भी यही है कि अगर आपको कोई यूज़र सीख नहीं पा रहा है, इट्स नॉट अ वेरी यूजेबल सिस्टम। तो 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यूजेबिलिटी के बारे में: लर्नेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रोबस्टनेस। तो अगर आप अपने सिस्टम में ये चीज़ चाहते हो, आपको ये 3 चीज़ें चाहिए। आ, ये उनकी मज़ीद डिटेल है कि लर्नेबिलिटी के अंदर आप क्या क्या ला सकते हो। एक तो आप लर्नेबिलिटी अचीव कर सकते हो प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ, कि सारा कुछ एक पैटर्न में चलता जा रहा है। उसके अलावा फेमिलियरिटी के साथ, कि दूसरे सिस्टम्स भी ऐसे ही काम करता है। कंसिस्टेंसी के साथ, कि सारा कुछ इंटरनली कंसिस्टेंट है, ठीक है, कि यहाँ पे यूज़ हो रहा था यहाँ पे भी यही हो रहा है, हर जगह एक ही चीज़, एक ही तरह से एक ही इंटरफेस है, यूनिफाइड इंटरफेस वगैरह, रीयूजेबल कंपोनेंट्स वगैरह। सिंथेसाइजेबिलिटी, के समराइज हो सकें, बड़े सिंपल से हों वगैरह। जनरलाइजेबिलिटी, कि अगर आपने एक जगह पे देखा था तो दूसरी जगह पे आप जनरलाइज कर सकते हो कि उधर भी कुछ इस तरह का ही होता होगा। तो ये आपके सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ज़्यादा मैटर करती हैं कंसिस्टेंसी, फेमिलियरिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी। आगे फ्लेक्सिबिलिटी की बात है। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि यार आप बस मल्टीपल तरीके दो लोगों को। आ, ये ना हो कि आप उनको किसी इंटरेक्शन में लॉकडाउन कर दो, ये ना हो कि आप खाली एक तरीका बनाओ। उसके अलावा कुछ और भी लाइक सिंपल क्वालिटी ऑफ लाइफ वाली चीज़ें जो आपको सपोर्ट करनी चाहिए, टास्क माइग्रेटेबिलिटी के। आ, उसके अलावा वो थोड़ी सी आपकी प्रोग्रेस भी रिटेन कर ले, इस तरह की चीज़ें। मल्टी थ्रेडिंग आपको ऑब्वियसली हमेशा चाहिए होगी। सब्सटीट्यूटिविटी, के मल्टीपल तरीके हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं, जो आप जानबूझ के रिडंडेंट तरीके बनाते हो, ताकि जो बंदा जो सा यूज़ करना चाह रहा है वो जो मर्जी कर ले, ठीक है। आगे कस्टमाइजेबिलिटी की बात है, कि वो चीज़ें फिर चेंज भी कर सके, कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यही वाला आया करे वगैरह, इस तरह की चीज़ें। आगे रोबस्टनेस की बात है, तो रोबस्टनेस कैसे होएगी? ऑब्जर्वेबिलिटी होगी, अगर कोई एरर आ गया तो वो साथ ही नज़र आए कि एरर आया है। रिकवरेबिलिटी, कि अगर एरर आ गया है तो रिकवर हो जाए, कैसी बात है। आ, उसके अलावा रिस्पॉन्सिवनेस है, और टास्क कन्फॉर्मेंस है। ये रिस्पॉन्सिवनेस वो वेब वाली रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है कि वो स्क्रीन छोटी हो तो फिर फ़ोन बन जाए। ये वो है कि
तेज़ हो, मतलब इतना भी स्लो ना हो कि 10 साल लग रहे हैं और कुछ लोड ही नहीं हो रहा, और पता ही नहीं चल रहा कि कुछ हो रहा ही नहीं हो रहा। तो टास्क कन्फॉर्मेंस ये कि टास्क अप्रोप्रिएट हो सारा कुछ, ठीक है। तो अगेन यूजेबिलिटी में लर्नेबिलिटी, क्योंकि अगर बंदा यूज़ ही नहीं कर सकता तो वो यूजेबल नहीं, कैसी बात है, उफ। यूज़ करने के डिफरेंट तरीके होने चाहिए, और वो तरीके जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, रोबस्ट होने चाहिए, ठीक है। आगे हैं कुछ मिसलेनियस बातें, अ, कि स्टैंडर्ड्स, क्या स्टैंडर्ड्स, आप हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड्स नहीं बना सकते, जहाँ तक डिज़ाइन रूल्स की बात है, कि स्टैंडर्ड्स यूजुअली बहुत वेल डिफाइंड छोटी छोटी स्कूप की चीज़ों के लिए बनता है। तो हम ज़्यादातर गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स के ऊपर चल रहे होते हैं एचसीआई के अंदर। तो उनमें से एक चीज़ है श्नाइडरमैन्स 8 गोल्डन रूल्स। वो यही है कि स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी, शॉर्टकट सपोर्ट प्रोवाइड करो, फीडबैक प्रोवाइड करो, डायलॉग्स दैट यील्ड क्लोजर, ये ना हो कि इनकम्प्लीट सी इंटरेक्शन की महसूस है, की फीलिंग है। एरर प्रिवेंशन एंड सिंपल एरर हैंडलिंग, इजी रिवर्सल ऑफ एक्शंस, अनडू रीडू होना चाहिए सिस्टम के अंदर। सपोर्ट्स इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें ना वैसे निल्सन ह्यूरिस्टिक से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। खैर, रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड, तो क्या आपको ये याद रखने की ज़रूरत है? आई डोंट थिंक आपको ये सारा बिल्कुल रटा मारने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोग आई थिंक प्रेफर करेंगे। इसकी सबसे ज़्यादा क्लियर एप्लीकेशन ये बनती है कि अगर आप कोई चीज़ डिज़ाइन में मसला निकाल रहे हो, तो आप साइट कर सकते हो कि मैं एक अथॉरिटी फिगर की बेसिस के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि देखो श्नाइडर्स मीन्स 8 गोल्डन रूल्स के अंदर कहा था कि आपने फीडबैक प्रोवाइड करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे। लाइक इस तरह के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करना चाहो तो मे भी आप साइटेशंस के लिए याद करना चाहोगे, वरना ये चीज़ें अभी तक आपने इंटरनलाइज कर ही लिए होंगे, ठीक है। तो अगर आप अपनी यूआई बना रहे हो, आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बार देख लिया, आपने काफ़ी बार देख लिया। उसके अलावा नॉर्मन 7 प्रिंसिपल्स हैं। Use both knowledge in the world and in the mind, simplify task structure, make things visible, get the mappings right, ये conceptual design वाली बात है। Exploit the power of constraints, कि आप जानबूझ के यूज़र के फ्रीडम थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, इतनी बात भी नहीं है, अगर आप उसको गलती करने से बचा रहे हो। उसके अलावा डिज़ाइन फॉर एरर, व्हेन ऑल एल्स फेल्स स्टैंडर्डाइज। ये जो सारी बातें हैं, ये आपको मेरा ख्याल है कॉमन सेंस की वजह से पहले ही पता होंगी, कि आपके पास एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है तो आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो, इसमें क्या इतनी बात है। आ, उसके अलावा ये है कि आपने शॉपिंग कार्ट के आइकॉन के अंदर डब्बा नहीं बना देना, ठीक है, शॉपिंग कार्ट का आइकॉन डाल देना, इस तरह की बातें हैं, इसके अंदर कुछ इतना मुश्किल नहीं है। आ, तो कुछ लोग ये रटे मारने बैठे, मैं तो नहीं मार रहा सारे। मैं ये तो मुझे याद हो गया, मैं मिट्टू की वजह से, क्योंकि मैंने मिट्टू के लिए किया था। नॉर्मन का आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, नॉर्मन देख लो, गर्ल इन स्पेन ईटिंग पाई वाली शर्ट। उसके अलावा एच सी आई पैटर्न्स, ये कुछ नेविगेशनल पैटर्न्स हैं वगैरह वगैरह। यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, ये हमारी एससी की किताब से एक्चुअली, तो एससी के अंदर भी हमने ये पढ़ा था, थियो मेंडल्स 3 गोल्डन रूल्स, और बकाया आ गई यहाँ पे, जो मैटर करते हैं बस यही चीज़ है, थियो मेंडल्स 3 गोल्डन रूल्स। तो यही है कि यूज़र कंट्रोल में फील करना चाहिए, मेमोरी लोड कम होना चाहिए, इंटरफेस कंसिस्टेंट होना चाहिए, लिटरली एक सबसेट है श्नाइडरमैन के गोल्डन रूल्स का, ठीक है, कि रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड, सपोर्ट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, और क्या नाम है, कंसिस्टेंसी, स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी, लिटरली एक सबसेट है उसका। तो डजंट रियली मैटर। अच्छा, आगे, व्हाट इज इंटरैक्शन डिज़ाइन? इंटरैक्शन डिज़ाइन के इस किताब का पहला चैप्टर है, पहले हम स्किप कर रहे थे। काफ़ी बार बात होती है यूजेबिलिटी और यूज़र एक्सपीरियंस गोल्स की। अब अगर आप डिज़ाइन बनाने वाले हो, आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए कि आप कौन से यूजेबिलिटी और यूज़र एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाह रहे हो, ठीक है। यूजेबिलिटी इज नेसेसरी फॉर गुड यूएक्स, यूएक्स इज हार्ड टू स्टडी एंड डिज़ाइन फॉर एचसीएस, हाँ ठीक है। कुछ मैं मिस नहीं कर रहा, यही है कि पुरानी वाली एचसीआई के अंदर बहुत ज़्यादा यूजेबिलिटी के ऊपर होता था, लेकिन अब हम यूएक्स के ऊपर भी जोर डालते हैं। तो यूजेबिलिटी को हमने काफ़ी डिटेल में पहले भी देख लिया है। उसके अंदर हमने क्या देखे थे तरीके, लर्नेबिलिटी,
रोबस्टनेस और फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो बकाया ये चीज़ें उसी के अंदर आ जाती हैं, ये जो यहाँ पे भी लिखी हुई है चैप्टर 1 में। तो वो चैप्टर 2 चैप्टर डिफरेंट तरीके से बताया हुआ है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्लियर ब्रेक डाउन है यूजेबिलिटी की टर्म का, कि इसके अंदर क्या क्या आ जाता है। उसके अलावा अच्छा, टाइम कितना हो गया? 40 मिनट, और अभी तक मिट्टू वैसे आई मीन आगे वाला इतना कंटेंट है भी नहीं। खैर, यूजेबिलिटी गोल्स, यूएक्स गोल्स। अच्छा, यूएक्स गोल्स के अंदर ये बात है कि कुछ तो बड़ी इंट्यूटिव सी बातें हैं कि एक्साइटिंग होना चाहिए, प्लेजरेबल होना चाहिए, और बोरिंग नहीं होना चाहिए, फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होना चाहिए। तो आ, ये बस आई गेस टर्म्स आप लून कर सकते हो कि मोटिवेटिंग होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, कॉग्निटिवली स्टिमुलेटिंग होना चाहिए, इमोशनली फुलफिलिंग होना चाहिए, फ्लो की फील आनी चाहिए। um, तो ये टॉपिक्स इधर तक था। ओके, अब आप बता सकते हो कि यार ये जो था ना, ये अपने फलाने यूजर एक्सपीरियंस गोल को मिस करा गया। अच्छा जी, मिड्स के बाद, मिड्स के बाद क्या किया? मिड्स के बाद हमने ना मेजरली एक ही चीज़ की है, वो थी आपके पास एक चीज़ बन गई है, उसको इवेल्युएट करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हवाई बातें की थी थोड़ी सी, कुछ जनरल डिज़ाइन ट्रेंड्स देखे थे कि कौन से ट्रेंड्स थोड़े अच्छे हैं, थोड़े से बुरे हैं, कौन सा कब इस्तेमाल करना चाहिए जनरली, कब आप कैरोसेल यूज़ करोगे, कब आप अकॉर्डियन यूज़ करोगे, कब ड्रॉप डाउन यूज़ करोगे, कब टोस्ट यूज़ करोगे, फीडबैक कैसे प्रोवाइड करना है, कुछ बहुत बेसिक बात है, ठीक है। उसके बाद हमने ना फॉर्मलिज्म्स की तरफ आ गए थे एवेल्यूएशन के, कि अगर हम फॉर्मली एक एवेल्यूएशन कंडक्ट कर रहे हैं डिज़ाइन की, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगेन वो KLM और GOM। आगे जाके कुछ और बातें हुई थी यूनिवर्सल डिज़ाइन वगैरह के हवाले से, वो बस लाइक वो चैप्टर को, पूरे कोर्स को बाय बाय कहने के लिए एक एक्स्ट्रा गुड बाय वाला टॉपिक समझ लो, ठीक है। लेकिन मेजरली हमने बस एक ही चीज़ की है, क्या डिज़ाइन अच्छा है या बुरा, बस हमने ये देखना सीखा। तो इसके ऊपर लाजमी एक सवाल आएगा कि क्या एक डिज़ाइन अच्छा है या बुरा। इंटरैक्शन डिज़ाइन इन प्रैक्टिस। तो इंटरैक्शन डिज़ाइन एंड प्रैक्टिस, इस चैप्टर के अंदर मैं पहले बात कर रहा था एजाइल यूएक्स की, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मिस कराओ। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिज़ाइन पैटर्न्स, एंटी पैटर्न्स और डार्क पैटर्न, ठीक है। तो डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं कॉमन ट्रेंड्स यूआई के अंदर जो लोग यूज़ करते हैं। अब अक्सर बार ये अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, गलतुल आम कहते हैं इसको, कैसी बात है, मुझे उर्दू आती है। तो जो वो फ्रीक्वेंट पैटर्न्स हैं, लेकिन यूजुअली इतने अच्छे यूएक्स वाले नहीं होते, उनको एंटी पैटर्न्स कहते हैं, ठीक है। और कुछ जो खाली प्रॉफिट मोटिव के लिए किए जाते हैं, उनको डार्क पैटर्न्स कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ बातें की हुई है कि आप अपना कोड हमेशा खुद से, डोंट री इन्वेंट द व्हील, आप एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज यूज़ करो, शार्टसीन यूज़ करो, रिएक्ट यूज़ करो, बूटस्ट्रैप यूज़ करो, इस तरह की बातें लिखी हुई थी। आगे है यही वही बातें फिर से। तो कॉमन प्रैक्टिसेस इन यूआई यूएक्स, जो कॉमन डिज़ाइन पैटर्न्स कह लो, एक था साइड ड्रॉअर नेविगेशन, किताब वाले इसको बहुत ग्लेज कर रहे थे कि बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी है, ठीक है। कैरोसेल्स, कैरोसेल्स के बारे में उन्होंने कुछ कमेंट्री प्रोवाइड की थी। उन्होंने कहा था कि ओ देखो ये भी टेक्निकली कैरोसेल है, ये जो नीचे बॉटम पे आप देख रहे हो ना, ये बस ऑटो स्क्रोलिंग नहीं है, ये मैनुअल स्क्रोलिंग है, ये वाला ऑटो, बस ये वाला भी स्टार्ट स्लाइड शो के ऑप्शनल है, ये बेहतर है वैसे। खैर, लेकिन नीलसन नॉर्मन ग्रुप उनके वेबसाइट के ऊपर कुछ आर्टिकल्स थे जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये किताब के अंदर रेफरेंस थे आर्टिकल्स, उनके लिंक्स पड़े हुए थे कि आप ये आर्टिकल्स भी पढ़ो। तो कैरोसेल यूजेबिलिटी के बारे में ये कहा है कि काफ़ी बार ना लोग, इसका मकसद कैरोसेल का क्या होता है, अटेंशन लेना। लेकिन अक्सर बार अटेंशन, अगर आपके पास, अगर आप लाइक एक प्रोडक्ट के बारे में देख रहे हो, आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन का पेज खोला हुआ है, तो आप कैरोसेल को देख लोगे कि चलो मैं इस प्रोडक्ट की और फोटोज देखूं। लेकिन अगर होम पेज पे लगा हुआ है तो अक्सर बार हम देखते भी नहीं है उसको, हम बस उसको कंप्लीटली ब्लैंक आउट कर देते हैं अपने दिमाग के अंदर, हम उसकी तरफ कोई गौर नहीं करते। तो अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो ना, तो भी हम नहीं देख पाते। तो ये जेकब नीलसन भाईजान, उफ,
इन्होंने भी खुद भी अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है कि ऑटो फॉरवर्डिंग कैरोसेल्स जो हैं वो विजिबिलिटी कम करते हैं। तो ये समरी है इसकी। द यूजर्स टारगेट वाज एट द टॉप ऑफ द पेज इन 98 पॉइंट फॉन्ट, बट शी फेल्ड टू फाइंड इट बिकॉज द पैनल ऑटो रोटेटेड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग स्टिल। ठीक है। तो उन्होंने एक पूरी केस स्टडी दी है कि एक औरत थी, वो ना वॉशिंग मशीन के ऊपर डील्स देखने के लिए चेक करी थी वेबसाइट, सबसे बड़ा ही ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन वो एक कैरोसेल के अंदर ऑटो रोटेट होता जा रहा था। तो उसने तो गौर ही नहीं किया उसकी तरफ, उसने कहा मिस करा हुआ है, हमें कोई प्रमोशनल शर्ट लगी हुई है। तो जो वो देखना चाह रही थी वो सबके उसकी लिटरली नज़रों के सामने था, उसको पता नहीं चला। तो कैरोसेल्स कैन बी रिस्क कभी कभी, लेकिन वो फ़ायदेमंद भी होते हैं। कभी कभी वो फिक्सेशंस वगैरह क्रिएट करते हैं, और आप स्ट्रेटिजिकली यूज़ करो और आप स्टैटिक यूज़ करो तो वो काफ़ी बेहतर रहता है, अटेंशन ले आता है। ठीक है। उसके अलावा डार्क पैटर्न की एग्जांपल एक दी हुई है कि इन्होंने देखो ना, ये जो है ना नंबर, इसको अंडरलाइन नहीं किया हुआ कि आप क्लिक कर टैप करके कॉल कर सको। इन्होंने जानबूझ के किया हुआ है ताकि इनको लोग कॉल कम करें। और ये एक स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर है, क्योंकि इनको फिर इनकी कॉस्ट कम लगती हैं और समथिंग, और इनको कस्टमर सपोर्ट के कम लोग हायर करने पड़ते हैं। तो ये एक चीज़ है फॉर सम रीज़न, कि ये देखो एक डार्क पैटर्न। उसके अलावा लो की द लो स्कोर, हाँ ये मुझे याद आ गया। इन्होंने फॉर सम रीज़न हर जगह ना शिट पोस्ट वगैरह के लिंक्स भी डाले हुए थे अपनी किताब के अंदर। ये हमारी एक्चुअल प्राइमरी टेक्स्ट बुक है बाय द वे, जिसके अंदर ये आर्टिकल रेफरेंस था कि जो होते हैं ना, लाइक वो प्राइमर्जन की वो वीडियोस के अंदर जो शिट पोस्ट वाले आर्टिकल जो कभी कभी पढ़ रहा होता है बैठ के, उस तरह की शिट है क्या, लाइक यार ये देखो ये जो हैमबर्गर मेन्यू है, ओ देखो कभी कोई बंदा ये कहता है, कभी कोई बंदा ये कहता है, ऐसी बात है। लाइक इस पूरे पूरे जो शिट पोस्ट वाला आर्टिकल है, पढ़ लो, आपको शायद थोड़ी सी ऐसी आ जाए। इसके अंदर जो बात हुई हुई है वो ये है, अगर हम नीलसन नॉर्मन ग्रुप के पास जाएं, ठीक है, एनएन ग्रुप में जाएं, उधर हमें पता चलेगा कि हैमबर्गर मेन्यूज एंड हिडन नेविगेशन हर्ट यूएक्स मैट्रिक्स। ठीक है। तो ठीक है यार, मान लिया हैमबर्गर मेन्यूज बेसिकली क्यों है, उनकी आर्ग्यूमेंट ये, ओ माय गॉड एचसीआई की वीडियो में पेंट, इनसेन। अच्छा, वो यही है कि अगर आपके पास एक हैमबर्गर मेन्यू है ऐसे, आपकी प्राइमरी नेविगेशन के लिए आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर एक डब्बा खुलेगा और उसके अंदर चीज़ें होंगी। दूसरी तरफ आपके पास एक टैब्ड मेन्यू की अप्रोच है, जैसे इंस्टाग्राम पे होती है, कि ये आपके पास पोस्ट का बटन आ गया, ये रील्स का बटन आ गया, ये मैसेजेस का आ गया, ये प्रोफाइल का आ गया, और ये होम का आ गया। आई डोंट नो, इन्होंने वो हर दूसरे दिन उन्होंने अपना लेआउट चेंज किया होता है, ठीक है मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, और ये नोटिव्स आ गए। तो यहाँ पे आपकी सारी प्राइमरी नेविगेशन आपके सामने है। ठीक है। तो वो कहा जाता है कि ये एक्सप्लोरेशन वगैरह के लिए अच्छा है, डिस्कवरेबिलिटी के लिए बेहतर है, कि आप टैब मेन्यूज वगैरह यूज़ करो, सारा कुछ हमेशा नज़र आ रहा हो, ना कि वो कहीं छुपा हो इधर करके। लेकिन कभी कभी हैमबर्गर मेन्यूज अच्छे भी होते हैं। उन्होंने एग्जांपल दी हुई है एक जगह पे, एक और आर्टिकल के अंदर, ट्विटर की, कि ट्विटर की काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, तो उसके अंदर हैमबर्गर मेन्यू आप भी जानने को मसला नहीं है, क्योंकि वो फिर वो अच्छा ही हुआ है क्योंकि वो ट्विटर और समथिंग। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देखो, मैं अभी तक एक्स नहीं कहता, मैं ट्विटर कहता हूँ, मेरा और है। अच्छा, गुड एंड बैड यूएक्स पैटर्न्स। अब ये कुछ आर्टिकल्स थे जो सर ने क्लास के अंदर बेसिकली रीड किए थे, उनमें से एक के अंदर यूटीएम सोर्स इक्वल्स chatgpt.com भी आ रहा था। तो खुद ही अंदाज़ा लगा लो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। ये वाला जल्दी जल्दी से गुजारता है। आ, इन्होंने कहा हुआ है, ये देखो अगर आपने डेट ऑफ बर्थ इनपुट करानी है ना, लंबे लंबे ड्रॉप डाउन्स ना डालो, बल्कि आप टेक्स्ट इनपुट्स बना दो। और देखो मैं क्लिक किए बिना मैं बस नंबर्स इनपुट करूँ, तो उसी लिहाज से मैं वो नेविगेशन कितनी नेचुरल है, जैसे ही उसको पता चलता है कि हो गया, तो फिर वो आगे ले जाता है, कैसी बात है। तो ये वैसे लू की गाना मजे का इंटरफेस है, लाइक मैं मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा, तो मे बी इट्स एक्चुअली गुड, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, पब्लिकली एडमिट नहीं कर सकता। अच्छा, तो उसके अलावा उन्होंने एक और कहा कि आप ये टेक्स्ट प्लस कैलेंडर वाला काम भी ना करो, इसके अंदर भी आपको पहले एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐसे करके ढूंढना पड़ रहा है, जबकि आप इधर सिंपल सा बस लिख लो, ठीक है। उसके अलावा टॉगल स्विचेस फॉर इमीडिएट सेटिंग्स। तो
चेक बॉक्सेस कब यूज़ करने हैं और स्विचेस कब यूज़ करना है, जब कोई ऐसी चीज़ है ना जो इमीडिएटली चेंज हो जाए। जैसे मैं अगर विंडोज़ की सेटिंग्स में जाऊँ, मैं विंडोज़ के अंदर विंडोज़ की सर्च कर रहा हूँ। व्हाट इज़ अ गुड एग्जांपल? ब्लूटूथ तो मेरे सिस्टम के अंदर है नहीं। ओ मैं माइक्रोफोन ऑफ करूँ? नहीं। अच्छा, डिस्प्ले सेटिंग्स। विंडोज़ काफ़ी जगहों पे ये यूज़ करता है, नाइट लाइट ऑन ऑफ। ये मैं क्लिक करता हूँ इमीडिएटली हो जाता है। पता नहीं वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा, प्रॉब्ली नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर उसके अंदर चेक बॉक्स यूज़ करें तो इट डजंट मेक एज मच सेंस, ठीक है। और बाद में जाके आप बिना वजह का सेव का बटन दबा रहे हो, यार ठीक है मैं दबा दिए कर दूँ बस। तो ये एक चीज़ थी। इसका ऑपोजिट ये है कि जहाँ पे ये नहीं यूज़ करने चाहिए वहाँ पे ये यूज़ किए हो, ठीक है। कि यहाँ पे इमीडिएट एक्शन कोई भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर मुझे एक्सपोर्ट दबाना पड़ा तो जाके हो रहा। तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स यूज़ करोगे जब आप लाइक कुछ चीज़ें देख रहे हो कि इनेबल करनी है नहीं करनी है, और फिर आप एक कमिटमेंट का बटन दबा रहे हो। और यहाँ पे जब एक इमीडिएटली चेंज होने वाली चीज़ है वो है। तो कन्फिगरेशंस वगैरह के लिए आप चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन्स यूज़ करोगे, वरना आप यहाँ पे ये स्विचेस यूज़ करोगे फॉर इमीडिएट चेंजिंग सेटिंग्स वाली शिट, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ है बल्क वाली काइंड ऑफ कूलर, ठीक है। विद इंडिटरमिनेट स्टेट फॉर पेरेंट चाइल्ड ऑप्शन हायरार्कीज टाइप शिट, टाइप शिट, ठीक है। डोंट लिमिट यूजर इनपुट, बेसिकली ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना कुछ, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मेरे सिस्टम के अंदर मसला है, कहाँ में मसला है, लेकिन यहाँ पे कोई फीडबैक भी नहीं आ रहा। लेकिन अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, मुझे फीडबैक मिल रहा है कि यू आर दिस मेनी कैरेक्टर्स ओवर द लिमिट। तो ये एक चीज़ थी। ट्विटर में भी ऐसे ही होता है, फन फैक्ट, ट्विटर बाय द वे, ट्विटर बाय द वे। अच्छा, उसके अलावा फ्लोटिंग बटन्स की बात है, फ्लोटिंग एक्शन बटन्स। तो ये जो आपके पास पोस्ट है, अगर मैं यहाँ पे आ गया तो जाके मुझे याद है मैं कुछ पोस्ट कर, मुझे स्क्रॉल अप करना पड़ेगा और यहाँ पे आके क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ पे ही कर सकता हूँ। तो ये अच्छा है फ्लोटिंग बटन, वी लव द फ्लोटिंग बटन। उसके अलावा जस्ट शेयर समथिंग इंटरेस्टिंग दैट आई थिंक, टोस्ट वर्सेस इनलाइन फीडबैक। ओके हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे कॉपी लिंक दबाता हूँ, एक तो यहाँ पे बॉटम लेफ्ट पे आ रहा है, पता नहीं आपको नजर आ भी रहा है या नहीं। मुझे सिस्टम ट्रे में जाके बंद कर लेना चाहिए था। अच्छा, दूसरी तरफ आपको जहाँ पे क्लिक किया उधर ही फीडबैक मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो बेहतर है कि इनलाइन फीडबैक आता है। तो टोस्ट को बहुत डिस्करेज किया जाता है। हमारे सर ने एक स्लाइड डाली थी कि नील नॉर्मन ग्रुप जो है ना, नील्सन नॉर्मन ग्रुप, वो तो कहते हैं एक बर्न्ट यूआई एलिमेंट है, इसको तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक चीज़ है, लेकिन कभी कभी आप यूज़ कर सकते हो अगर वो हो लाइक ऐसी चीज़ जो बाद में चीज़ ही डिसअपेयर हो जाती है, आप डिलीट करते हो और फिर आप कम्प्लीटली ट्रांसफर हो गए हो, तो तब आपने फीडबैक देना तो आपको प्रॉब्ली टोस्ट में ही देना पड़ेगा कि टेम्परेली थोड़ा सा जो यहाँ पे अंडू का बटन आ जाए साथ, तो वो इतना बुरा नहीं होता। शाउट आउट आवर प्लान। अच्छा, ड्रॉप डाउन यूजेबिलिटी, कॉम्बो बॉक्स यूज़ करो, बेसिकली इन्होंने ये कहा है। ओह नो द फक। अच्छा, अच्छा, उसके अलावा डिसेबल्ड सबमिट बटन्स ना डालो, ठीक है, वरना मुझे डर लगता है, ठीक है। वैसे असूलन तौर पे अगर ये रियल वेबसाइट होती तो मैं यहाँ पे टैप करता तो जाके ये इनेबल हो जाता। लेकिन उनकी बात का मकसद ये है कि चाहे अभी आप नहीं भी कर सकते ना, आप उसकी जगह बस यूँ एरर्स दे दो, आप ये ना करो कि आप बटन ही हाइड कर दो। अच्छा, और इन्होंने वैसे जो अच्छा दिखाना होता है वो कितना लाभ करके दिखाते हैं, इसके अंदर वो पॉइंट, वो सिलेक्शन डिसेबल भी नहीं की हुई, इसके अंदर सिलेक्शन डिसेबल की हुई, व्हाटएवर। अच्छा, उसके अलावा आपकी जो प्लेस होल्डर्स होने चाहिए वो अच्छी एग्जांपल्स होनी चाहिए और ऑटो फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। तो अगर मैं कुछ यहाँ पे लिखने बैठूँ, एफ आर ब्ला 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 ब्ला, मैंने कोई स्पेस नहीं दबाई, वो खुद ही स्पेसेस डाल रहा है। तो इसके अंदर भी मैं कोई ब्रैकेट्स नहीं डाल रहा, लेकिन वो खुद ही ब्रैकेट्स डाल देगा। तो ऑटो फॉर्मेटिंग वगैरह आप टेक्स्ट फील्ड्स में डाल दो, तो यूज़र खुश हो जाएगा। उसके अलावा एक है आपके पास लोडिंग, एक आपके पास है स्केलेटन्स। तो कौन से कब यूज़ करने चाहिए? ये तब यूज़ करना चाहिए अगर बहुत जल्दी आने वाला हो, ठीक है। ये तब यूज़ करना चाहिए जब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, वरना ये यूजुअली बेहतर रहेंगे, लेकिन ये एंग्जाइटी इंक्रीज़ कर सकते हैं कुछ रिसर्च के मुताबिक। अच्छा, आम, उसके अलावा ऑटो सबमिट है कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ तो वो खुद ही सबमिट कर दे, ठीक है, मैंने एंटर नहीं दबाया। यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, वो वेरीफाई का बटन आ रहा है।
अच्छा, ऑटो फोकस ऑन मॉडल इनपुट, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, मैं आपको बटन दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं दबा रहा हूँ, उसने ऑटोमेटिकली क्लिक कर दिया हुआ है मेरे लिए इसको। उसके अलावा सबमिशन बटन, लोडिंग स्टेट, कि मैं जब सबमिट का बटन दबाता हूँ, यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं लू की लशौरी तौर पे 2 बार दबाया है। अच्छा, यहाँ पे प्रोसेसिंग पेमेंट, ठीक है, कि एक लोडिंग स्टेट होनी चाहिए। अच्छा, एनीवेज, वेरिफिकेशन कोड सपोर्ट, कॉपी, चलिए मैं क्लिक करता हूँ कॉपी करने के लिए। अब मैं कंट्रोल वी दबाया, वो खाली पहला वाला कर रहा है। यहाँ मैं कंट्रोल वी दबाया, सारा हो गया। अच्छा, उसके अलावा कॉपी कोड का इनलाइन फीडबैक साथ मिलना चाहिए वगैरह। तो मुबारक हो, हमने सारी यूआई सीख ली। आगे जो ये स्लॉप आर्टिकल था, इसको बस जल्दी जल्दी गुजारता है। ये था कि देखो यार, आपकी जो है ना वेबसाइट, वो सिचुएशन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इसके अंदर देखो, ये पता ही नहीं चल रहा, ये एक्चुअली एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट है, और हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि इसका मेन्यू क्या है, हमें तो ये भी नहीं पता चल रहा कि रेस्टोरेंट है। टेक्स्ट भी एक दूसरे के ऊपर नीचे हुआ है, तो ये बुरी वेबसाइट है। ये जो है, लग रहा है कि कोई आर्टिस्टिक मूवी है और समथिंग, या कोई प्रमोशनल शिट है किसी इंडी म्यूजिक आर्टिस्ट के लिए, लेकिन एक्चुअली एक रेस्टोरेंट, और पता नहीं चल रहा कि मैं रिजर्व कैसे करना है। वैसे रिजर्व तो नज़र आ रहा है, लेकिन मेन्यू वगैरह नहीं मिल रहा। लार्पिंग की भी बोलो, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, स्टॉप आर्टिकल। अच्छा, कुछ कॉमन यूआई मिस्टेक्स, ठीक है, तो इसके अंदर भी काइंड ऑफ वही चीज़ें हैं कि पॉइंटलेस इनकंसिस्टेंसी, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर क्यों नहीं सेम? हाँ, ये अगर ये वाली इमेज इतनी है, तो ये वाली इमेज भी इतनी होनी चाहिए। आ, उसके अलावा शैडो, बोल्ड, लाइटनेस, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। शैडो इंटेंसिटी की बात आ जाती है, आम, कि ये वाली शैडो थोड़ी ज़्यादा इंटेंस है। आ, उसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी बटन की विजुअल हायरार्की होनी चाहिए, कि ज़्यादा अटेंशन इस पे जाए, प्राइमरी एक्शन पे सारे एक जैसे ना लगे, वरना बंदा ओवरवेलम हो जाता है कि यार ये क्या बकवास है। लैक ऑफ टेक्स्ट हायरार्की, तो ये जो है सारा कुछ एक ही साइज में है, जो कि ज़्यादा मैटर टाइटल करता है, फिर कम ही मेरे लिए मैटर करता होगा कि मैंने कितने घंटे सुना है ये गाना। अनअलाइंड एलिमेंट्स और वो आइकॉन इनकन्सिस्टेंसी, कि अगर आप स्ट्रोक्स यूज़ कर रहे हो तो स्ट्रोक्स ही यूज़ करो, फिल वाले बीच में रैंडमली ना ले आओ। अगर फिल यूज़ करो तो खाली फिल यूज़ करो, अगर आप स्ट्रोक कर रहे हो तो स्ट्रोक की विथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें, लॉरेम इप्सम वगैरह, ये क्या है? हाँ, बिना वजह की एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह ना करो, अलाइनमेंट होनी चाहिए, ये जस्टिफाई लाइन वगैरह, कूल, ये सारी चीज़ें हमें पता है। अच्छा, ठीक है, हाई कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, कंफ्यूजिंग फॉर्म्स नहीं होने चाहिए, आपकी मीनिंगफुल फीडबैक होना चाहिए। मुबारक हो, हमने सारी यूआई सीखी। आई माइट बी नॉर्मल, ठीक है, आई माइट बी नॉर्मल थोड़ा सा। अच्छा, ये वही बातें हैं, फिर से आगे चलते हैं। इंट्रोड्यूसिंग एवेल्यूएशन। अच्छा, अब इस चैप्टर के अंदर जो बात हुई हुई है ना, वो ये है कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। तो एक सिंपल सी बात है, आपने हर वक्त पूरी प्रोसेस के थ्रू आपने एवेल्यूएशन करते जाना है। उस डायग्राम में तो ऐसे लिखा हुआ था जैसे आप एंड पे बस एक इवैल्यूएशन कंडक्ट कर रहे हो, लेकिन आपने साथ साथ भी इवैल्यूएट कर रहे हो ना, ठीक है। तो कुछ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है। एक है कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर, कि आप यूजर्स को अपनी लैब में बुला लेते हो, उनको उनके सर पे हेडसेट वगैरह लगाते हो और उसकी सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हो, ब्ला 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 ब्ला। एक है अनकंट्रोल्ड सेटिंग, कि आप यूजर्स को अभी भी इन्वॉल्व कर रहे हो, लेकिन आप ऑनलाइन चैट फॉरम्स के थ्रू, या बाद में कोई बंदा बाहर मिल गया, उधर से उधर ही शुरू हो गए हो, या आपने उसको कह लिया कि घर ले जाओ, और फिर हम रिमोटली इसको मॉनिटर करेंगे। या आप, इन्होंने वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट की एग्जांपल दी हुई थी कि उसकी गेम्स में जाके टेस्टिंग करो यूजर्स के साथ। आ, तो उसके अलावा एनी सेटिंग विदाउट यूजर्स, तो कुछ एवेल्यूएशंस हो सकती हैं इन्वॉल्विंग यूजर्स, कुछ हो सकती हैं विदाउट इन्वॉल्विंग यूजर्स। तो ये थोड़ी सी बात थी। इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, डेटा गैदरिंग टेक्निक्स, फिर से वही बातें हुई थी। कुछ केस स्टडीज थी कि देखो, हमने लैब में बुला के ना गेमर्स को, ना गेमर्स 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 उनका रिएक्शन देखा कि किस तरह का आ रहा है गोल होने के बाद और पहले। उसके अलावा उसका हमने जो
उनके उनसे एक सर्वे भरवाया था और उसके हमने लाइकेट स्केल के ऊपर भरवाया था। तो उन स्कोर्स की मीन्स और स्टैंडर्ड डिविएशंस हमने निकाले ताकि हमें पता चला कि कितने लोगों को क्या क्या लग रहा था, कैसे कैसे लग रहा था। उसके अलावा ये एक और इस तरह की याप सी आर्टिकल था। ये बस इन्होंने एग्जाम्पल दी थी कि इन द वाइल्ड है कि हमने बाहर भेज दिया कि चलो फ़ोन रिमोटली यूज़ करके वो टेस्ट करें। तो ये वही बात है, कंट्रोल सेटिंग विद यूजर्स, अनकंट्रोल्ड सेटिंग विद यूजर्स। उसके अलावा एनी सेटिंग विदाउट यूजर्स के ऊपर हम आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अच्छा, ये उन्होंने बस थोड़ा सा बताया हुआ है कि देखो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। आप इन द वाइड रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो, लैब कंडीशंस में कर सकते हो। उसके अलावा आप डेटा कलेक्शन टेक्निक्स वही वाली हैं पुरानी वाली डेटा गैदरिंग में जो पढ़ी थी। Experiments on the internet, crowdsourcing, recruit a bunch of people to contribute to your little projects। हाँ, ये एक काइंड ऑफ गूफी लाइन लिखी थी कि आप हायर कर लो यार लोगों को। अच्छा, उसके अलावा टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी में था एम्पिरिकल एवेल्यूएशन, जो हम देख रहे थे अभी। ये वाली चीज़ें थी, ये दोनों, ये एम्पिरिकल एवेल्यूएशन थे। उसके अलावा एनालिटिकल एवेल्यूएशन होती है जो यूजर्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर रही होता। इनमें वैसे कुछ कर सकती हैं, प्लूरलिस्टिक वॉकथ्रूज में आ जाता है, बट वो आगे की बात है। आ, तो इसके अंदर ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन है, ब्ला 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 ब्ला। तो आगे मेरा ख्याल है पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। हाँ, तो ये अभी हम अपने अभी छुपा के रखते हैं। अच्छा, फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव एवेल्यूएशन। फॉर्मेटिव ये है कि शुरू शुरू में जो आप एवेल्यूएट कर रहे हो, डिज़ाइन अभी नया नया बनना शुरू हुआ है तब। और समेटिव है जब आप एंड पे कर रहे हो, जब पूरा बन गया। तो वही बात है कि आपने थ्रू आउट द प्रोसेस एवेल्यूएट करते रहना। अच्छा, आगे अगला चैप्टर है वैल्यूएशन स्टडीज़ के बारे में फिर से। उसके अंदर थोड़ी और डिटेल है, ये हमारे कोर्स में थोड़ी कम डिटेल में बताया हुआ है कि वो आप एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टी टेस्ट वगैरह कर रहे हो, तो ये नहीं हमें पढ़ाया हुआ, ये स्किप है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए कि आप यूज़र्स को बुलाते हो एक यूजेबिलिटी लैब में, उसके अंदर आप फॉर्मल मेथडोलॉजी के थ्रू यूजेबिलिटी मेजर करते हो। उसके अलावा इंस्पेक्शंस, एनालिटिक्स और मॉडल्स। अच्छा, इसके अंदर यूजुअली हम लाइकर्ट स्केल वगैरह की बात कर रहे होते हैं कि आप उसके थ्रू क्वांटिटेटिव मेजर्स में करवाते हो। मेमोरेबिलिटी टेस्ट कर रहे होते हैं कि हम कोई 4 हफ्ते बाद जाके यूज़र को फिर से बुलाते और देखते हैं कि क्या वो एफर्टलेसली, गलती के बिना कितनी टाइम में कर लेता है। इस तरह की चीज़ें हम करते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर। अच्छा खैर, आगे जो आखिरी चैप्टर है इस किताब का, वो है इंस्पेक्शंस, एनालिटिक्स और मॉडल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास एनालिटिकल इवैल्यूएशन के अंदर आती है इंस्पेक्शंस। इंस्पेक्शंस के अंदर आ जाता है ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन और वॉक थ्रूज। तो ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जेकब नील्सन की 10 यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स है। तो ये नील्सन नॉर्मन ग्रुप की वेबसाइट है और इस पर आप देख सकते हो। ओ माय गॉड, फ्लोटिंग एक्शन बटन। अच्छा, सबसे पहला, सिस्टम स्टेट शुड बी विजिबल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें कुछ इतना बताने वाला नहीं है। उसके बाद है मैच बिटवीन द सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। तो ये वही बात है जो नॉर्मन कह रहा था, गेट द मैपिंग्स राइट। ठीक है, ये कंसेप्चुअल डिज़ाइन से रिलेटेड है। तो इसके अंदर ये है कि आपने सही आइकॉन्स यूज़ करने हैं वगैरह वगैरह। तो यूज़ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड कॉन्सेप्ट्स फेमिलियर टू द यूज़र rather than इंटरनल jargon। ये ना हो कि आपने अपने सिस्टम के अंदर अपना एक नया वर्ड इन्वेंट कर लिया हो कि वो हम अपने सिस्टम के अंदर इन चीज़ों को कहेंगे बिजेंगा, और इसका मतलब है कि कुछ अच्छा हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव इवेंट के लिए है, और एक नेगेटिव इवेंट को हम कहेंगे नॉट बिजेंगा, और ये बुरी चीज़ें हैं। तो ऑब्वियस उसकी जगह आप सेलिब्रेशंस और कैटास्ट्रफीज वगैरह के वर्ड्स यूज़ कर लो जो कम से कम यूज़र को समझ आए, उसने ज़िंदगी में सुने हो। ये ना हो कि आपने अपनी कोई बकवास नहीं शुरू कर दी। उसके अलावा आइकॉन्स जो हैं वो भी आपने स्ट्रेटिजिकली सही चूज़ करने। शॉपिंग कार्ट का आइकॉन यूज़ करना, डब्बा नहीं डाल देना। यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सबसे बड़ी इसके अंदर बात हो रही होती है अनडू रीडू की, कैंसिलेशन की। ये सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस इसके ऊपर है। कंट्रोल के लिए सबसे ज़्यादा ये एम्फेसाइज किया जाता है। अब से अपने प्रोजेक्ट के लिए ना, मैं एआई क्यों खोला हुआ, एचसीआई के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर हमें ये ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन वर्कबुक दी थी, जिसके अंदर हर ह्यूरिस्टिक के अगेंस्ट कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने अपने आप से पूछना था। तो विजिबिलिटी के अंदर, डज द डिज़ाइन क्लियरली कम्युनिकेटेड स्टेट, इज फीडबैक प्रेजेंटेड क्विकली आफ्टर यूजर एक्शंस।
मैच वोटिंग ये केवल फेमिलियर विद टर्मिनोलॉजी, रियल वर्ल्ड कन्वेंशंस फॉलो हो रही हैं कंट्रोल्स की। अच्छा, उसके अलावा ये है यूजर कंट्रोल फ्रीडम के अंदर, आर एग्जिट लिंक्स इजीली डिस्कवरेबल, डज द डिजाइन अलाउ यूजर्स टू गो बैक अ स्टेप इन द प्रोसेस, अनडू वगैरह, undo and redo, can users easily cancel an action। उसके अलावा कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स की बात है, does the design follow industry conventions, ठीक है, are visual treatments used consistently throughout the design। तो ये आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ब्ला 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 ब्ला। एरर प्रिवेंशन के अंदर भी काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वार्निंग्स दे रहे हैं कि ओ इससे मसला आ सकता है। उसके अलावा अगर हो जाता है तो आप कुछ कंस्ट्रेंट्स ऐसी डाल रहे हो यूज़र के ऊपर कि वो कर ही ना सके। उसके अलावा रिकग्निशन रादर देन रिकॉल, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़, इसके अंदर हम बात करते हैं मल्टीपल मेथड्स की, कीबोर्ड शॉर्टकट्स की, इस तरह की चीज़ें। एस्थेटिक एंड मिनिमल डिज़ाइन, उसके अलावा डिस्ट्रैक्टिंग अननेसेसरी एलिमेंट्स हैं कोई, कंटेंट फोकस ऑन द एसेंशियल्स वगैरह। हेल्प यूजर्स रिकग्नाइज, डायग्नोस एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स, तो एरर रिकवरी बेसिकली। और उसके लिए अप्रोप्रिएट फीडबैक, तो रेड बोल्ड वगैरह में आपने टेक्स्ट में दिखा दिया। हेल्प और डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, आपकी अपनी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन बना लो अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हो फुली। अच्छा, डिज़ाइन थिंकिंग ये मैंने क्यों खोला था? ओ हाँ, ये मैं वो आई एक्स डी एफ पे देख रहा था कि डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में कुछ मिलता है यूज़फुल या नहीं मिलता। कुछ खास मिला नहीं था इसमें डिज़ाइन थिंकिंग में, खैर। अच्छा, ये मैं बंद कर सकता हूँ। अच्छा, तारारारा, ठीक होगा। हमें ह्यूरिस्टिक एवेल्यूशन आ गई है करनी, हमने बस बैठना है, ये वर्कबुक खोलनी है और हमने अपने से सवाल ही पूछने और अपने आप को स्कोर करते जाना है। और फिर कहेंगे कि यार हम बड़े अच्छे हैं, टाइप शॉट। और उसकी बेसिस के ऊपर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि ओ हाँ, मैं अंडू रीडू डालना भूल गया था, मैं वो डाल रहा। उसके अलावा नील्सन वर्सेस श्नाइडरमैन, तो जेकब नील्सन के जो 10 यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स और श्नाइडरमैन के जो 8 गोल्डन रूल्स हैं, दीज आर वेरी ओवरलैपिंग कुछ जगहों पे अगर आप गौर करो। तो ये जो लिस्ट थी, विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस, मैच बिटवीन द सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, तो विजिबिलिटी तो एक सेकेंड ना, फक यू कंप्यूटर साइंस, इनफ रिटार्डेड लैंग्वेज बोलना। तो रिकवरी वगैरह तो उसमें भी थी, फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें थी, रिकॉल ओवर रिकग्निशन कह लो, लो शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड वगैरह की बेसिस के ऊपर कह लो। नहीं, वैसे वो डिफरेंट है बट स्टिल मतलब काफ़ी चीज़ें सेम थी, कंसिस्टेंसी वगैरह, स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी, ब्ला 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 ब्ला। तो अगेन सारी चीज़ें मिक्स होती हैं आपस में। वॉक थ्रूज, कॉग्निटिव वॉक थ्रूज और प्लूरलिस्टिक वॉक थ्रूज। कॉग्निटिव वॉक थ्रूज में ये होता है कि आपने बस एक्सपर्ट्स बिठाते हो और उनको कहते हो यार जरा ये देखो कैसा लग रहा है। मेरे जैसे अजीम एक्सपर्ट्स बैठते हैं और वो कहते हैं ओ आपने टोस्ट यूज़ किया हुआ है, लेकिन नीलसन नॉर्मन ग्रुप कहते हैं कि ये एक बर्ड वेजिट है। अच्छा, अब उसके बारे में एक ग्राफ डाला हुआ है इन्होंने, और एक साइटेशन भी प्रोवाइड की हुई थी इस ग्राफ के लिए, मतलब ये मीम ग्राफ नहीं है, मतलब इस किताब के अंदर फॉर सम रीज़न ह्यूमर भी है थोड़ा सा। ये जोक ग्राफ नहीं है, ये एक्चुअल सीरियस ग्राफ है। वो ये है कि जितने आपके पास कॉग्निटिव वॉक थ्रू वगैरह के दरमियान या वैल्यूशन के दौरान लोग बढ़ जाते हैं ना, तो हर किसी को कोई और मसला होता है कि यार आपने ये चीज़ क्यों नहीं डाली, आपने ये चीज़ नहीं डाली। एंड पे होता ये है कि पास्ट अ पॉइंट अगर आप ज़्यादा बंदे ले आओ ना, आपके अंदर कोई चीज़ बचती नहीं है जो किसी को बुरी ना लग रही हो, क्योंकि हर किसी की प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है कि आपने कितने रखने हैं, इसको बैलेंस करना। तो ये एक डिसीजन हमें लेना पड़ता है। कॉग्निटिव वॉक थ्रूज यही है कि आपने अपने एक्सपर्ट्स बिठाए और उनको इंडिपेंडेंटली डिफरेंट कमरों में बिठा दिया और उनसे कुछ चीज़ें वो खुद देख रहे होते हैं कि अच्छा यार ये है, फिर वो अपना फीडबैक लेके आते हैं और फिर अपना बताते हैं। तो कॉग्निटिव वॉक थ्रू के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास एक मीटिंग होती है, शुरू में ब्रीफिंग दे रहे होते हैं कि हमने करना क्या है, फिर उनको इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं कि अपना अपना काम करो, अपना अपना वो फीडबैक दो। सारे अपना अपना फीडबैक देते हैं, उसकी बेसिस पे हो जाए। तो ये एक कॉग्निटिव फीड वो वॉक थ्रू था। प्लूरलिस्टिक वॉक थ्रू में सारे ही साथ बैठे होते हैं, खाली एक्सपर्ट्स नहीं होते, बल्कि यूजर्स को भी बुला लिया होता है, सबको ही बुला लिया होता है, डेवलपमेंट टीम को भी, सारा को सबको ही लिया होता है। तो बस यही फ़र्क है।
तो इसको अगर आपने रट्टा माना है तो आप कह सकते हो VM यूजर स्टार्ट्स प्रिवेंटिंग एन ओनली फैन मॉडल्स डायग्नोसिस डॉक्यूमेंटेशन। आई डोंट नो व्हाई मेरे दिमाग में सबसे पहला लाइक मीनिंगफुल एक्रोनिम ये आया था। एक्रोनिम तो नहीं बट लाइक निमोनिक है। लेकिन मैं ये रट्टे नहीं मारूंगा प्रॉब्लली। मैं इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने वाला इसके ऊपर। लाइक ये सारी चीज़ें हमें आती हैं, इतना कुछ इसमें रट्टा मारने वाली बात। मैंने ये वाला स्लाइड 2 बार डाली हुई है। रेस्ट इन पीस my girl, she got hit by a bazooka. Kaboom. Kapla. अच्छा, एनालिटिक्स आप एनालिटिक्स भी देख सकते हो, वेब एनालिटिक्स देख सकते हो, ए बी टेस्टिंग करके एनालिटिक्स देख सकते हो कि कितनी देर आपकी वेबसाइट के ऊपर आया है, कौन कौन से पेजेस को विजिट किया जा रहा है, कौन कौन से को कभी भी क्लिक नहीं किया जा रहा। इस तरह की इंफॉर्मेशन। तो ये भी हमारे लिए मीनिंगफुल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकती हैं इवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ओ ये देखो ये तो बटन कभी कोई बंदा क्लिक ही नहीं कर रहा, शायद ये यूज़ नहीं हो रहा, या फिर हमने प्लेसमेंट गलत की हुई है, इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा प्रिडिक्टिव मॉडलिंग भी हम करते हैं। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग जो है ये भी एनालिटिकल में ही आता है। ये तीनों जो चीज़ें ये एनालिटिकल इवैल्यूएशन के अंदर आते हैं, ठीक है। कैसी बात है एनालिटिक्स। अच्छा। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के अंदर किताब में खाली फिट्स लॉ की बात की हुई, लेकिन गॉम्स और KLMPC में आ जाएगा, ठीक है। तो किताब के अंदर खाली फिट्स लॉ की बात की हुई है, और वो है K इंटू लॉग बेस 2 इंटू D/S+1। अब अगर ये फॉर्मूला काइंड ऑफ इंसेन लग रहा है कि व्हाट द फक व्हाई आर वी हियर, तो आप इसको समझ लो कि यू शुड किल योरसेल्फ। अच्छा, के क्या है पहले ये बता था। के जो है वो 200 मिली सेकेंड्स पर बिट है। व्हाई द फक डू वी हैव दिस आर्बिट्रेरी सा नंबर 200। अब अगर आप लोग गौर से HCI पढ़ते होते ना, तो आपको पता होता 200 मिली सेकेंड्स एक्चुअली विजुअल रिएक्शन टाइम। मैं मजाक नहीं कर रहा। 200 मिली सेकेंड इतना टाइम है कि एक आपके पास, अगर मैं अभी ह्यूमन बेंचमार्क खोलूँ ना यहाँ पे, और मैं पूरे फोकस के साथ रिएक्शन टाइम वाला टेस्ट दूँ अपना, ठीक है, तो आप ये देखोगे ये ग्रीन आएगा, मैं क्लिक करने वाला हूँ, मैं 246 मिली सेकेंड में कर पाया था। मैं बात ना कर रहा हूँ तो शायद मैं 200 में कर पाता। तो ऑन एवरेज आपको कम से कम 200 मिली सेकेंड चाहिए होते हैं कोई भी चीज़ रिएक्ट को देख के रिएक्ट करने के लिए। तो आप उसके साथ स्केल कर रहे हो एक रिजल्ट को, ठीक है। तो +1 इसलिए किए ताकि कम से कम आंसर यहाँ पे 0 आए, कम से कम 0 टाइम लग सकता है, उससे ज़्यादा तो लग नहीं सकता। उससे कम तो लग नहीं सकता, वरना डी की वैल्यू अगर 0 हो तो लॉग 0 हो जाएगा और फिर वो आंसर गलत आ जाएगा। तो आ, अगर आपका बहुत दूर है, अच्छा देखो, जितना बड़ा साइज होएगा उतना कम टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा साइज होगा जितना ज़्यादा डिस्टेंस होएगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कह लो, और टाइम और क्या नाम है साइज जो है वो इन्वर्स है उनका रिलेशनशिप। तो इस तरह से आप होपफुली याद रख पाओगे, मसला नहीं होगा अब इस फॉर्मूले के अंदर। अच्छा, KLM एंड गॉम्स। अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, तुम नोट के सही से बैठ जाओ, तो मैं बहुत फक्त पोस्चर में था। अच्छा, सबसे पहले है गॉम्स, गोल्स, ऑपरेटर्स, मेथड्स एंड सिलेक्शन, ठीक है। तो ये एक प्रिडिक्टिव मॉडलिंग टेक्निक है जिसका काम होता है मल्टीपल मेथड्स को इवैल्यूएट करना, कि आपके पास कोई गोल अचीव करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस है यूजर के पास, और रियलिस्टिकली वो कौन सी ऑप्शन कब लेगा, किस किस्म का यूजर किस सिचुएशन में क्या क्या ऑप्शंस लेगा, और कौन सी उसको लेनी चाहिए, और इन ऑप्शंस के अंदर कितने स्टेप्स आते हैं। अब इसके अंदर हम जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम यूजुअली एक यूनिवर्सल डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा हर टाइम जहां मर्जी मेरी ऐप इस्तेमाल कर सके, अपने हर गोल को अचीव कर सके, ठीक है। तो हम इतने मेथड्स चाहते हैं और इतने सिंपल मेथड्स चाहते हैं कि कोई भी कभी भी जैसे मर्जी यूज़ कर ले अपनी ऐप, हमारी ऐप, ठीक है। तो ये जो राइट साइड पे है ये बस एक याद रखने के लिए आसानी है आपके लिए कि गॉम्स क्या है क्यों है। सबसे पहले आपके पास एक सिचुएशन होएगी, उस सिचुएशन के बेसिस के ऊपर आपने कुछ सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट आप क्या कर रहे होगे, आप एक मेथड कर रहे होगे, उन मेथड्स में क्या होंगे, ऑपरेटर्स होंगे, कि आप उस मेथड के अंदर क्या सीक्वेंस ऑफ चेंजेस ला रहे हो अपने सिस्टम के अंदर, क्या इंटरेक्शंस कर रहे हो। उसके बाद आपके गोल्स क्या, किस गोल को अचीव करने के लिए था। तो गॉम्स को अगर आप उल्टा कर दो आपको स्टोरी मिल जाएगी कि सिचुएशन क्या थी, ये क्या था।
लेकिन यूजुअली हम गोल फर्स्ट पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं कि व्हाट इज द गोल। हर गोल के लिए अलग गोल्स ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। जो आपके पर्सोनास की फ्रीक्वेंट गोल्स होंगे ना, उनकी बेसिस के ऊपर आप ये कर लोगे। तो उसके अलावा गॉम्स के काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स हैं। एक है CMN गॉम्स, एक है NGOMSL, मतलब नेचुरल गॉम्स लैंग्वेज। एक KLM है, एक TLM है, एक S गॉम्स है, एक CPM गॉम्स है। देयर इज अ लॉट, लेकिन जो आपके लिए मैटर करते हैं ना, वो खाली ये तीन है। तो CMN गॉम्स और नेचुरल गॉम्स लैंग्वेज। CMN गॉम्स बेसिकली जो क्लासिकल सबसे पहले जो तीन ऑथर्स थे ना, उनके नामों से निकला हुआ CM और N, ठीक है, ये उनके बस नाम है, उनके इनिशियल्स हैं। कि उन्होंने जो सबसे पहला आइडिया दिया था गॉम्स का, उन्होंने ये दिया था कि आपके पास कोई गोल होगा, आपको उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा मल्टीपल चीज़ों में से, और उसके अंदर नेस्टिंग हुई होगी मजीद इसी स्ट्रक्चर के। कि अब आप मल्टीपल पोटेंशियल इंटेंशंस में से सिलेक्ट कर रहे हो, और आप उसकी बेसिस पे अपने एक नए गोल को अचीव करने के लिए उसके ज़्यादा ऑपरेटर्स होंगे। और जो फंडामेंटल यूनिट है, ये बुलेट पॉइंट्स ऑपरेटर्स हैं आपके, कि आपने करना क्या। तो एक ऑपरेटर आपका है मूव माउस टू विंडो हेडर, पॉपअप मेन्यू को क्लिक करना है, या फिर क्लिक ओवर क्लोज ऑप्शन, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अच्छा, पॉपअप मेन्यू रिस्पॉन्स है कि सिस्टम की तरफ से आ रहा है, खैर। उसके बाद आप बॉटम पे ना डिफाइन कर लेते हो अपने रूल्स के हैं, कि कौन सा मेथड कब यूज होएगा। तो रूल 2 को अगर हम देखें, तो इसमें लिखा हुआ है इफ द एप्लीकेशन इज गेम, सिलेक्ट L7 मेथड। रूल 1, सिलेक्ट यूज क्लोज मेथड अनलेस अनदर रूल अप्लाइज, ठीक है। तो रूल 2 की प्रेसिडेंस है, रूल 1 की प्रेसिडेंस कम है इस केस के अंदर। तो बताना मैं ये चाह रहा था कि वो एक दूसरे को रेफर कर सकते हो, ठीक है। रूल 1 कह सकते, रूल 2 को देख लो। अगर रूल 2 ट्रू नहीं है तो मुझे दे लो, इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो अच्छा, ये एक और एग्जांपल अगर हम देख लें CNM गॉम्स की, तो इसके अंदर एक और गोल है हमारे पास, टेक्स्ट को कट करना एक डॉक्यूमेंट से। अब इसके अंदर हमारे पास दो सब गोल हैं। एक तो हमने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, और एक हमने एक कट कमांड इशू करनी है। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के दो तरीके हैं, एक तो आप शिफ्ट करके एरो कीज दबा सकते हो, एक आप माउस से कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे एक सिलेक्शन आ गई है, और ये एस्ट्रिस्क के लिए डाला हुआ है ताकि वो सिलेक्शन रूल्स डिफाइन कर सके बॉटम पे, कि सिलेक्शन रूल फॉर द गोल हाईलाइट टेक्स्ट are as follows. If the text to be highlighted is a single word, use the highlight word method. Else use the highlight arbitrary text method. ठीक है। तो ये इन दो ऑप्शंस में कौन सा कब यूज़ करना है। अगर खाली एक वर्ड है तो कीबोर्ड से ही कर लो, वरना अगर बहुत ज़्यादा पूरे सफ़े करने हैं तो आप उस केस में मे बी माउस से करना पसंद करो, ठीक है। और आगे वो उसी के ऑपरेटर्स वगैरह आ गए। ये है, इसको कह लो ट्रू गॉम्स, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पे आप इस तरह की चीज़ें भी देखोगे, उसके अंदर बहुत सिंप्लीफाइड वाटर्ड डाउन वर्जन, ठीक है। कि एक टॉप लेवल गोल है, उसके लिए कुछ सब गोल्स हैं, उसके अंदर ऑपरेटर्स हैं, उन ये कौन से फंडामेंटल ऑपरेटर्स यूज़ होंगे, आप उसके अलावा उन ऑपरेटर्स की सीक्वेंसेस क्या होंगे, वो मेथड्स हैं आपके। तो टाइप शर्ट सही। um, ये तो वैसे काइंड ऑफ मेटा डेटा की तरह है। खैर, आ, आगे है, ये जो है ना, ये आप उसकी तरफ जा रहे हो, नेचुरल गॉम्स लैंग्वेज की तरफ। नेचुरल गॉम्स लैंग्वेज जिस तरह से बुलेट्स और स्टेप्स वगैरह में लिखती है, तो ये वैसे इन दोनों में से कुछ नहीं है। मैं पर्सनली इस तरह से लिखूंगा, लेकिन हमें सर ने कोई इतना डिटेल में बताया नहीं हुआ, लेकिन इट फील्स राइट कि लाइक आप जो एक्चुअल ओरिजिनल तरीका था उससे कर रहे हो। वरना आप किसी भी तरीके से कर लो, अपनी असम्पशन स्टेट कर दो, कोई मसला नहीं है। मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर मैं सर्च करता हूँ एन गोम्स एग्जाम्पल, तो इमेजेस में हम जाएंगे। तो ये तो वो मैंने देखी थी इमेज, बकवास थी। मेथड के अंदर स्टेप्स आप इस तरह से बेसिक सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। बस मकसद ये है कि आपने टेक्स्ट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है जो इधर हुई भी है। सिंटैक्स आप जो सा मर्जी यूज़ कर लो, ठीक है। बस अपनी असम्पशंस बता देना, क्योंकि उन्होंने इतना सिंटैक्स पे फोकस नहीं करवाया, वो बस चाह रहे हैं कि आपको पता हो कि हम करते हैं। गॉम्स का मकसद ये नहीं है कि सिंटैक्स हो, गॉम्स का मकसद ये है कि आप ब्रेक डाउन कर रहे हो गोल्स, ऑपरेटर्स, मेथड्स, सिलेक्शन रूल्स को।
ठीक है। तो हमें गॉम्स का पता चल गया। अब मैंने गॉम्स के वेरिएंट्स के अंदर केएलएम लिखा हुआ था बेसिकली ना। ये जो है सारा कुछ गॉम्स है, ठीक है, सब कुछ गॉम्स है। अच्छा, केएलएम जो है ना, वो स्पेसिफिकली एक मेथड की आ, क्या नाम है, स्पीड निकालने के लिए है कि कितनी देर में कितनी देर लगा रही है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि राइट साइड पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं इस वाले के अंदर। तो ये काइंड ऑफ के एल एम एस्क इन्होंने काम किया हुआ है कि इन्होंने डिफरेंट चीज़ों के साथ लिख दिया हुआ है। हम यूजुअली के एल एम को गॉम से सेपरेट करके पढ़ते हैं क्योंकि हमें उसके लिए गॉम्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसकी जो ओरिजिन स्टोरी है ना, वो ये है कि ये गॉम से निकला था। ठीक है। इसलिए आप काफ़ी जगह पे गॉम्स हाइफन के एल एम लिखा देखोगे। तो के एल एम अब आप एक इंडिपेंडेंट मॉडल की तरह ट्रीट कर लो, लेकिन कहा जाता है कि ये एक इनकम्प्लीट गॉम्स वेरिएंट है। ठीक है। बस ये थोड़ी सी थ्योरी है, मतलब थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? एक टास्क की स्पीड मेजर करने का, कितना टाइम लग रहा है। ठीक है। टास्क डीकॉम्पोजिशन इनटू सीक्वेंस ऑफ बेसिक ऑपरेटर्स। तो हम करते क्या हैं, जैसे हम पहले हर मेथड को ऑपरेटर्स में तोड़े थे, इसके अंदर भी ऑपरेटर्स में तोड़ेंगे, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेल डिफाइंड है कि क्या वो हो सकते हैं वो ऑपरेटर्स। इन्होंने आपको प्रोवाइड किए हुए कुछ बेसिक ऑपरेटर्स, ये 6 ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। की प्रेस, मेंटल प्रेपरेशन, पॉइंटिंग, होमिंग, ड्राइंग और रिस्पॉन्स। तो की प्रेस ये है कि आपने अपने कीबोर्ड पे कुछ दबा दिया, कैसी बात। अगर आपका हाथ पहले का उसके ऊपर है, अगर नहीं है ना, तो आप एज पे जाओगे। पहले आप पहले अपने माउस से हाथ मूव करोगे अपने कीबोर्ड की तरफ। तो ये होमिंग है कि आप होमिंग मिसल यार, हैंड मूवमेंट कह लो खाली इसको बस। ठीक है। कि फिजिकली आपको मूव करनी पड़ी, बॉडी मूवमेंट करनी पड़ रही है कि अभी मेरा राइट हैंड माउस के ऊपर है, अब मेरा राइट हैंड लाइक राइट एरो की पे है और समथिंग। ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा पॉइंटिंग यही है कि देखो मैंने एक टारगेट की तरफ अपना कर्सर मूव किया, ये पॉइंटिंग है, कैसी बात है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट, वो बेसिकली ये कि मैं लाइन बना ली, कैसी बात है। अब ड्रॉ लाइन सेगमेंट आप कम देखोगे। ओरिजिनल क्लासिकल केएलएम जो था ना, उसके अंदर ड्रॉ हुआ करता था। उसका एक डायनामिक सा फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन और उनकी लेंथ की प्रोपोर्शन के लिहाज से हम एक फॉर्मूला निकालते थे एस्टिमेट करने के लिए कितना टाइम लगा होगा। लेकिन अब हम वो नहीं करते। उसकी जगह हम वेब की रिस्पेक्ट से अक्सर बार बात करें तो ये रिप्लेस हो चुका है इफेक्टिवली 20 है कि माउस का बटन प्रेस हो रहा है खाली, हमने उससे रिप्लेस कर दिया। तो कितनी देर लग रही है पॉइंटर को लेके आके क्लिक करना है, वो देखो यार क्लिक हो गया। अच्छा, अब आगे ये एक क्लॉडेड एस डॉक्यूमेंट है जो हमारे सर ने पोस्ट की हुई थी, जिससे मैं बहुत रेजबेट हो रहा था। ये एक सिंपल सा टास्क सिनेरियो, ठीक है, 5 स्टेप्स दिए हमें, और उन्होंने बताया हुआ है कि इस ऑपरेटर के ऊपर जो आ, ये वैसे इंफॉर्मेशन वैसे ही आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत कि कितना टाइम लगता है एक चीज़ को होने में। तो की स्ट्रोक प्रेस होने में यूजुअली 0.28 सेकेंड्स वगैरह लग जाते हैं। ये याद ना रखो, कोई मसला नहीं। आई डोंट थिंक वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये रटे मार के आओगे। पेपर में लाजमी अगर केएलएम का सवाल आया, आई थिंक उन्होंने अपनी टाइमिंग्स दी होंगे कि कितनी वेटेज लगानी है किस चीज़ को। बस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो आपको ये वैसे वैसे लेकिन यूजुअली फिक्स्ड होती हैं। आप विकिपीडिया पे जाओगे, आपको इसके बारे में सारी टाइमिंग्स की एग्जैक्ट वैल्यूज पता चल जाएंगे। ठीक है। और उनकी वजह कि ये क्यों ये वाली वैल्यू। तो खैर, आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अब आपने के एल एम एनालिसिस करना है इसके ऊपर, या के एल एम ब्रेक डाउन करना आपने इस टास्क का। तो सबसे पहले आप हर स्टेप को मैप करते हो मल्टीपल ऑपरेटर्स के ऊपर कि कौन सा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स ये स्टेप कंप्लीट कर सकता है। तो यूजर नेम फील्ड आपने क्लिक करनी है, तो सबसे पहले आपको अपना माउस मूव करना पड़ेगा, या शायद अगर आपका हाथ कीबोर्ड पे नहीं, माउस पे नहीं है, तो आपको हाथ पहले मूव करना पड़ेगा। फिर आप माउस को मूव करोगे, पॉइंट करोगे, फिर उसके बाद आप क्लिक करोगे, तो वो बी है। तो इस तरह से आप ना मल्टीपल सब स्टेप्स में तोड़ लेते हो, आई गेस कह लो। तो इन्होंने थिंक अबाउट लॉग इन टास्क का भी एम डाला हुआ है कि आपको पहले मेंटली सोचना पड़ेगा कि आई डोंट नो फक,
कि मैं ये बड़ा मुश्किल काम करने वाला हूँ, पहली बार ज़िंदगी में लॉगिन कर रहा हूँ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वैसे आई गेस कह लो, क्योंकि आप सबसे पहले लॉगिन पेज पे आओ तब सोचते हो कि ओह मैंने विद ओऑथ करना है या मैंने यूज़र नेम टेक्स्चुअली फीड करनी है। तो आपको थोड़ी देर प्रोसेस करने में लगेगा जो आपके सामने नया वेब पेज आया हुआ है। तो वो उसके लिए हो गया। उसके अलावा आपकी हैंड मूवमेंट हो गई, फिर आपके पास आपका वो यूज़र नेम फील्ड की तरफ पॉइंट किया, फिर क्लिक किया, जैसे मैं बात कर रहा था। और इस तरह से आप करते गए, आपने सारे स्टेप्स को मैप कर लिया और आपने उन्होंने अपनी असम्पशन्स बताई हुई हैं कि यूज़र नेम 8 कैरेक्टर्स का, इसलिए इन्होंने 8K लिख दिया कि 8 बार के आएगा। तो अपनी टाइम कैलकुलेशंस भी साथ-साथ लिखते गए हैं कि और एंड पे आप इसका सम ले लोगे, तो आपको पता चल जाएगा एस्टिमेटेड टाइम कितना है। इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने कहा हुआ है कि लेट्स से एक अल्टरनेटिव मेथड है गॉम्स के अंदर हमारे पास, हमारा जो गॉम्स ब्रेकडाउन था, उसके अंदर था कि एक और पाथ निकल रहा है कि मैं ये मेथड भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं कीबोर्ड से ही कर लूँ, खाली टैब वाला बटन दबा दूँ। तो उसके अंदर क्या सीन है? तो उस अल्टरनेटिव मेथड के लिए जो केएलएम ब्रेकडाउन है जब आप करते हो तो आपको आधा टाइम नज़र आ रहा है। तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि दोनों सपोर्ट हो, लेकिन आप प्रेफर करोगे ये वाला ज़्यादा एक्सेसिबल हो। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा ये वही वाली बातें हैं कि देखो, जो जे सेक्शन के टीचर हैं ना, उन्होंने कोई मेरा ख्याल है पीडीएफ पोस्ट की थी। उसके अंदर भी आई थिंक यही वाली वाली वैल्यूज़ हैं। जी, इन्होंने बस कम प्रिसिजन के साथ लिखी हुई हैं और उन्हें राउंडिंग का थोड़ा सा फ़र्क है। 1.1, 0.2 वगैरह ये काइंड ऑफ वही हैं, और ये सारी आप वो विकिपीडिया पे देख सकते हो। अच्छा, कीबोर्ड प्रेसेस के अंदर सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी आती है, वो यूज़र ग्रुप के लिहाज से होती है। उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि कितने वर्ड्स पर मिनट होते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आप रेसिप्रोकल वगैरह लेके कर सकते हो, कन्वर्जन्स करके। खैर, अच्छा, वो लिखा भी हुआ है बॉटम राइट पे कि लाइक टिपिकल 55 वर्ड्स पर मिनट स्किल टाइप, इसको इतना टाइम लगेगा और इतना इतना लगेगा। अच्छा, खैर, आ, त- 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 ये एक हमारे पास सिनेरियो है कि आपके पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप करना चाह रहे हो इनपुट, ठीक है? ये एक इंटरेक्शन है हमारे पास। ये मेन्यू आया हुआ है, हमने कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने अपने डिजायर्ड रेडियो बटन की तरफ जाके क्लिक करना है। लेट्स से F2C हुआ हुआ है, लेकिन मैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना। तो पहले मुझे माउस पकड़ना पड़ेगा, ठीक है? फिर उसके बाद मुझे पॉइंट करना पड़ेगा। फिर मैंने आ, इन्होंने एक चीज़ की हुई है, इन्होंने कीइंग और बटन को एक ही बनाया हुआ है इस किताब के अंदर, लेकिन आपने हमेशा बी यहाँ पे डालना है, इन्होंने के डाला हुआ है। व्हाट द फक? अच्छा, रेस्ट इन पीस मांगे। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे बी होना चाहिए था। इस वाली किताब में आउटडेटेड सा लिखा हुआ है, पता नहीं क्या, कोई और ही बुलशिट है। ये वाला एग्जैक्टली इस तरह से नहीं करना, बस बी यहाँ पे आ जाना चाहिए। उसके अलावा आपने फिर कीबोर्ड की तरफ हाथ करना है माउस की जगह, तो एज फिर से आ गया। फिर आपने 4 कैरेक्टर्स इनपुट करना है और उसके बाद आपने एंटर इनपुट करना है। तो मुबारक हो, आपने इंफॉर्मेशन सारी इनपुट कर ली। अब आप एज अ डिज़ाइनर, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आएगी कि देखो, ये एंड पे आखिरी एंटर जो था ना, ये रिडंडेंट था। आप राइट साइड पे साथ साथ करते ही जाओ, 1.8C प्लस 32 ही करना ना, तो वो बस साथ साथ ऑन स्टेट चेंज करते जाओ साथ साथ, तो एक स्टेप कम हो जाएगा। उसके अलावा सोचना भी नहीं पड़ेगा। अभी हम सोचने की बात करते हैं कि मेंटल प्रिपरेशन वाली चीज़ का क्या सीन है। तो मैंने कुछ तोड़ दिया हुआ है तब, इसलिए मैं मेरा मुंह कहीं और था। अच्छा है, एनीवेज, ह्यूरिस्टिक्स फॉर प्लेसिंग मेंटल ऑपरेटर्स। अभी आपने नोट किया होगा हमने कोई एम नहीं डाला, तो एम कैसे डालना है? तो इस किताब में कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आपने एम कैसे डालना है। पॉज करके देखना तो देख लो, लेकिन समरी ये है कि आप सबसे पहले ना लिटरली हर चीज़ के दरम्यान में एम डाल दो। उसके बाद आप देखो कौन कौन सी चीज़, मतलब कौन सी स्टेट ट्रांजिशन एक्सपेक्टेड है। कि ये जो 4 आपने कैरेक्टर्स इनपुट किए हैं, ऑब्वियसली अगर आपने पहला डाल दिया, आपको पता है दूसरा क्या डालना होगा। उसके अंदर कोई मेंटल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो वाले आप काट दो। और अगर आपने क्लिक कर ही लिए, या अगर आपने अपने हाथ कीबोर्ड पे ले ही आए हो, तो तब भी आपको मेंटल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप इनपुट क्या क्या करने वाले। आपने सोच लिया है कि अच्छा मैं इनपुट करने वाला हूँ यहाँ पे अपना यूज़र है। ये आपने तभी सोच लिया था जब आपने पॉइंटर मूव किया था उसकी तरफ। तो देखा जाए तो आप वो वाले भी काट सकते हो। तो एक काइंड ऑफ सब्जेक्टिव हो जाता है कि आपने एम कहाँ पे डालने हैं। लेकिन इसके लिए कुछ ये जनरल गाइडलाइन है कि आप सबसे पहले हर जगह डाल दो, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिलीट करते जाओ। ये आपको एक्चुअली करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे सीधा सीधा कॉमन सेंस अप्लाई करके भी कर दोगे तो सही है। ये बस
बेसिक, बिल्कुल बेसिक बच्चों की तरह लॉजिक बिल्डिंग करवाने के लिए। और उन्होंने एंड पे ये क्या, टेंशन ना लो, बाद में जाके आपको आदत हो जाएगी या फिर वाइब्स बेस करते रहोगे। तो ये उन्होंने इस तरह से करके दिखाया हुआ है कि सब पहले सबके बीच में डाल दिए एम्स, ठीक है, फिर सब एम्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करते गए हैं कि वो जो 4 इनपुट्स वगैरह थी कि ये तो एक्सपेक्टेड है, तो यूज़र ने तो आपको पता है क्या है, फिर आपको शायद थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि एंटर दबाना है या नहीं दबाना, तो ये सब्जेक्टिव है अगैन। फिर उसने वैल्यूज पुट कर दी हैं और सम कर दिए, तो इनके पास चले 7 सेकंड लग रहे हैं इसको लॉग इन करने के लिए, वो लॉग इन नहीं, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करने के लिए। अब के एल एम समरी, सबसे पहले के एल एम होए, गॉम्स होए, आपने हमेशा अपनी असम्पशन स्टेट करनी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर मल्टीपल वैलिड तरीके, ठीक है। हर टीचर ने काइंड डिफरेंटली पढ़ाया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि उनको कुछ और चीज़ अच्छी लगी होगी, हमारे टीचर को कुछ और अच्छा लगा होगा, कुछ ने सही से पढ़ाया नहीं होगा, तो ये तो होगा। तो आप बस अपनी असम्पशंस लिखो, आप बताओ कि मैं यहाँ पे सी एन एम गॉम्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे के एल एम के अंदर मैं एक्चुअली के बी वाली, वैसे बताना नहीं पड़ेगा आपको, उन्होंने वैल्यूज़ दी होंगी, तो आपको बी और पी के बीच में, बी और डी के बीच में डिसाइड नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब आखिरी टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल डिज़ाइन का। ओ भाई 2 घंटे की तो नहीं हो गई है, व्हाट द फक, ओ लेट्स गो, मैं 1 घंटे 30 मिनट की सोची थी। कूल, अच्छा, यूनिवर्सल डिज़ाइन, एनीवन एनीवेयर एनी टाइम, ठीक है। आप ऐसी ऐप बनाना चाहते हो जो हर बंदा जहाँ मर्जी हर वक्त इस्तेमाल कर सके। देखो मुझे उर्दू आती है। uh, उसके अलावा एन सी एस यू, वो नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी का design.nCSU.edu के ऊपर पड़ी हुई है, एक आर्टिकल है जो हमें सर ने पढ़ाया था कि 7 प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन के। आप खोल के देख सकते हो वो, मैंने बस उसकी एक हाई लेवल समरी लिख दी और उन टर्म्स में लिखी है जिसके साथ आप पहले ही फेमिलियर हो, ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। पहले वाला जो पॉइंट था वो था इक्विटी इन यूज, बस ये एक पॉइंट है जो काइंड ऑफ नया है। और परसेप्टिबिलिटी, ये बस एक काइंड ऑफ नया आइडिया है कि आप इंटेंशनल रिडंडेंसी डालते हो, आप इंटेंशनल मल्टीपल तरीकों से आप फीडबैक देते हो, खाली एक तरीके से फीडबैक नहीं देता। पहले तो आप खाली यूजर को एक्शंस कमिट करने के लिए मल्टीपल तरीके दे रहे थे ना, अब आप यूजर को आउटपुट भी मल्टीपल जगहों पे दे रहे हो। आप ये कर सकते हो कि अगर कोई इवेंट हुआ है, ठीक है, आपको एक मैसेज आया, तो एक तो आपके पास एक नोटिफिकेशन, आपके पास एक कलर चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन अगर बंदा कलर ब्लाइंड है उसको नजर नहीं आएगा, तो आप उसके अंदर मोशन भी ले आओ, ठीक है, कि वो ऊपर को एक क्यूट सी एनिमेशन मिलती है कि वो देखो डिंग करके बेल बजी है, और साथ वो कलर भी चेंज हो गया। अब लेट्स से वो अंधा है, तो अब आपको साउंड भी डालनी पड़ेगी, तो आप जानबूझ के ना इस तरह से चीज़ें डालते जाते हो। अब होता ही है कि आप इस तरह से अगर ये एक्सरसाइज करोगे ना, तो एंड पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगी ना, वो कंप्लीटली एबल बॉडीड बंदा भी होएगा ना, तो भी उसके लिए भी काफ़ी डिज़ायरेबल होगी वो एप्लीकेशन, उसको बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी कि यार ये तो बड़े मज़े का यूएक्स है इसका। आ, तो और इसको फिर वही रिकॉल ओवर रिकग्निशन करना पड़ेगा, आ, मतलब रिकग्निशन ओवर रिकॉल करना पड़ेगा, रिकॉल ओवर रिकग्निशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आ, तो वो फ्लो में चलता रहेगा, उसको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। और हम यही चाहते हैं ताकि हमारे कैपिटलिस्ट ओवरलोड्स अपने प्रॉफिट्स कमाते रहें। आगे और बातें हैं कि एफर्ट मिनिमाइजेशन करो, उसकी बॉडी के लिए फ्री स्पेस होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक्शंस के अंदर मल्टीपल तरीके होने चाहिए, साउंड इनपुट ले लो, टेक्स्ट इनपुट ले लो। इक्विटी इन यूज यही है कि हर किस्म का बंदा इस्तेमाल कर सके, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, डेफ ब्लाइंड वगैरह, ब्ला 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 सारा, ठीक है। उन्होंने आगे जाके इसी चैप्टर के अंदर फिर से बात की हुई है डिज़ाइनिंग फॉर डाइवर्सिटी, जो कि यही पॉइंट है कि एक्विटी इन यूज़ होना चाहिए, कि ऑटिज़म वगैरह की बात की हुई थी किताब के अंदर, और ज़्यादा चीज़ों की बात की हुई थी, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना। उसके अलावा मल्टी मोडल इंटरेक्शन की बात की थी, तो मल्टी मोडल और मल्टी सेंसरी के बीच में क्या डिफरेंस है। मल्टी मोडल बेसिकली होता है, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है मल्टी सेंसरी की, पहले वो ज़्यादा सिंपल है। तो मल्टी सेंसरी ये है कि आपके पास हेयरिंग, साइट वगैरह, ठीक है, तो आपको विजुअल इनपुट भी मिल रही है और आपको ऑडिटरी भी मिल रही है, तो ये मल्टी सेंसरी हो गया। लेकिन अगर एक जगह आपको ग्राफिकल मिल रही है एक तरफ और एक टेक्सचुअल मिल रही है, ये दोनों डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं लेकिन दोनों विजुअल हैं,
तो ये मल्टी सेंसरी नहीं है लेकिन मल्टी मोडल है। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं मोडालिटी के अंदर। डिफरेंट मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन आप कह लो, ठीक है, बहुत लूजली स्पीकिंग हम बात कर रहे हैं। तो आगे जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी इसके अंदर थी साउंड और ऑडियो फीडबैक वगैरह देने की कुछ टेक्निक्स थी। एक थी ऑडिटरी आइकॉन। तो उसकी सबसे सिंपल एग्जांपल दी जाती है कि अगर यार कौन सा पता नहीं कोई ऑपरेटिंग सिस्टम था मैंने कभी यूज़ किया था, पता नहीं लिनक्स था या मैक था, मैंने सारे यूज़ कर लिए, मैं 10 मिनट में भूल जाता हूँ। उसके अंदर जब आप ट्रैश में डालते हो एक साउंड प्ले होती है जैसे ट्रैश में डाला, ठीक है, जैसे कागज़ क्रम्पल अप होके किसी ने फेंके, या शायद मैंने किसी गेम में देखा, एक बहुत कॉमन क्लीशे है, ठीक है। तो इसको एक ऑडिटरी आइकॉन कहेंगे क्योंकि ये एक ग्राफिकल आइकॉन का काम कर रहा है कि एक रियल वर्ल्ड इमेज की तरह से वो मैपिंग क्रिएट कर रहा है लेकिन ऑडियो के थ्रू, ठीक है। लेकिन लेट्स से आप कोई ऐसी चीज़ करें जिसकी कोई रियल वर्ल्ड साउंड एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब आपकी B2B SaaS के अंदर एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट हुआ है और उसके कोई प्रॉपर्टी चेंज आपने कर ली है सक्सेसफुली, इसके लिए कोई नेचुरल साउंड एग्जिस्ट नहीं करते, ये काफ़ी अननेचुरल चीज़ है। तो उसके अंदर सक्सेस और वगैरह के लिए जो आप कुछ कस्टम साउंड्स प्ले कर सकते हो कुछ ख़ास फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, इन चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो आपके ईयर कॉन्स हैं, ठीक है। तो ईयर कॉन्स जो होते हैं उनका काम है कि अगर अन कोई नई मैपिंग एग्जिस्ट करती तो आप एक आर्टिफिशियल मैपिंग क्रिएट कर लेते हो, उसके लिए आप कोई क्यूट सी जिंगल खुद सी प्ले कर दो लाइक म्यूजिकल से, ठीक है। अब किताब के अंदर तो इसके लिए एक पूरी लाइक म्यूजिकल शीट म्यूजिक की तरह वो नोटेशन में लिखा हुआ था, मुझे वो पढ़नी नहीं आती वरना मैं वो ज़रूर उसे बताता। तो ये है यूनिवर्सल डिज़ाइन, और इसमें लू की बस यही है दी एंड। तो हमने HCI में क्या पढ़ा, सबसे पहले इंटरेक्शन डिज़ाइन HCI, इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रोसेस। उसके बाद हमने इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रोसेस को खोल के देख लिया था थोड़ा सा, फिर हमने इवैल्यूएशन कर लिया और कुछ जनरल रूल्स ऑफ थंब हमने देख लिया। तो गुड लक चैट। अब मुझे कोई ना कहे कि यार आप अपनी फाइनल की वीडियोस में भी प्लीज़ पिछला वाला कंटेंट भी डाल देना।